केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया वो है संतृप्त व असंतृप्त वसा में अंतर। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में अंतर क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम दोनों को देख लेते हैं। जिन वसाओं में कार्बन श्रृंखला में एकल बंध होता है, ये पोजीशन होती है। जब ये पोजीशन होती है तो हाइड्रोकार्बन बनते समय चारों तरफ हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सैचुरेट हो जाते हैं, इसीलिए इनको सैचुरेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? एकल बंध। आपको ध्यान रखना है, सैचुरेटेड में एकल बंध पाया जाता है। जबकि हम इस तरफ आएंगे तो आप देखिए असंतृप्त वसा में द्विव त्रिबंध है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अमन मेहरा, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो ये आपका द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के मध्य। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। मान लीजिए यहाँ फिर एक एक हाइड्रोजन ही जुड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। आपको ध्यान रखना है, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। पहली चीज तो ये याद रखनी है। ठीक है, गोविंद ज्योग्राफी और इकोनॉमी की क्लास भी आएगी, है ना? ठीक है, अब देखिए ये जो यदि ये संतृप्त है तो इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। घी जो होता है ना, इसका उदाहरण है। अब घी रूम टेम्परेचर पे कैसे रहता है भाई? तरल रूप में रहता है कि ठोस में, बताइए आप। घी रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे संतृप्त वसा ठोस रहती है। घी ठोस ही होता है ना, ठोस ही रहता है घी रूम टेम्परेचर पे। अब आप कहो कि राजस्थान के 48 डिग्री टेम्परेचर में तो ठोस नहीं रहता, तो वो रूम टेम्परेचर नहीं है भाई। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे रहता है ठोस। सिमिलरली हम इधर बात करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे तरल रहते हैं। ये क्या रहते हैं? तरल। जैसे सरसों का तेल है, रूम टेम्परेचर पे तो तरल में ही रहेगा। ठीक है, तो वो कैसा है? असंतृप्त वसा का उदाहरण है। समझ में आया ना? बताइए भाई। ठीक है, अब ये जो होते सामान्यतः जंतुओं से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है भाई? संतृप्त वसा सामान्यतः हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। घी जंतुओं से ही तो मिलता है ना? तो ये जंतु इसलिए इसको जंतु वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल फैट। एनिमल फैट कैसी होती है भाई? संतृप्त वसा, है ना? अपवाद भी होते हैं कुछ, पर जनरली क्या है? संतृप्त वसा के रूप में जानी जाती है। और इस तरफ देखेंगे तो आप देखिए, इसको कहते हैं पादप वसा। सरसों का तेल सरसों की फसल से निकाला जाता है, सोयाबीन का सोयाबीन से। ठीक है ना, तो इसको पादप वसा कहते हैं। ये पादपों से मिलती है। ठीक है, एक एक हमने उदाहरण ले लिया है। ये यहाँ पे घी है और यहाँ सरसों का तेल। ठीक है, ये तो बेसिक अंतर है। ठीक है, मैं बोलता हूं भाई शेड्यूल में ये भी करें, मैं बोलूंगा उनको। ठीक है गोविंद, आई रिकमेंडेड। ठीक है, देखिए सरसों का तेल असंतृप्त वसा और घी जो है संतृप्त वसा। अब ये देखिए, ये हेल्थ को लेके खराब प्रदर्शन करता है, हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है? इसमें वृद्धि कर देता है, एलडीएल में इसमें वृद्धि कर देता है और इसमें कमी कर देता है। अब आप कहोगे ये क्या करवा दिया? एलडीएल में तो वृद्धि हो जाती है, किससे? संतृप्त वसा से। और एचडीएल में कमी हो जाती है, किससे? संतृप्त वसा से। ये कंडीशन आपके हार्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं होती। ठीक है ना? एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज है, जिसमें आपकी रक्त वाहिनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल चिपकता है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल तो चिपचिपा ही होता है, तो उसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो रक्त वाहिकाओं में चिपक जाता है। उससे क्या है? रक्त के बहने को स्थान कम मिलेगा और आपके हार्ट में यहाँ पर जो है दर्द होना शुरू हो जाता है और बाद में वो चीजें जो है हार्ट डिजीज के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है ये? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। याद रहेगा आपको। इसी को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बढ़ जाता है संतृप्त वसा से। लेकिन ये जो है ये एलडीएल को घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है। इसीलिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप सरसों के तेल में खाना खाइए, ना कि घी।
है ना। डॉक्टर तो घी बिल्कुल ही मना करते हैं। तो ध्यान रहेगा ना आपको, ये एचडीएल और एलडीएल का भी कॉन्सेप्ट जो है आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक को परिभाषित कीजिए। इतने सामान्य क्वेश्चन भी आएंगे लेकिन इनकी परिभाषा बहुत बंधी हुई होती है। यहां पर देखिए उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं लेकिन रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। अब एक बार मैंने क्या हुआ, एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग कैसे ले सकता है, ये तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता ही नहीं, ठीक है ना। यदि रासायनिक अभिक्रिया का वेग को ये कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है तो डेफिनेटली ये भाग लेता है, लेकिन रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। यदि ये शब्द आप लिख देते हो तो ये शब्द अपने आप जो है अंडरस्टूड है कि ये भाग लेता है, लेकिन क्या है, भाग लेने के बाद क्या करेगा, खुद अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को या तो कम कर देता है या ज्यादा कर देता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, ठीक है ना भाई। रुद्र क्या कह रहे हो भाई, गुड इवनिंग सर, मैंने आपकी पिछली 2 क्लासेस देखी है, फिजिक्स एंड बायो की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। आई थिंक आप वन मैन आर्मी हो। अरे थैंक यू रुद्र, आपके जो वर्ड्स हैं बड़े मायने रखते हैं। कोशिश रहती है भाई सीखने और सिखाने की कोशिश रहती है, मैं खुद भी सीखता हूं और सिखाने का प्रयास भी करता हूं, इसीलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आया था, ठीक है। तो देखिए ऐसे रासायनिक पदार्थ, उत्प्रेरक क्या है, सबसे पहले आपको यही देखो, क्वेश्चन को शुरू करना ही आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होता है। उसका जो उत्तर है ना, उत्प्रेरक क्या है, रासायनिक तो है, तो आप बता दीजिए ये रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है भाई, ये रासायनिक पदार्थ है। क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेकर भी रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहता है। अमेजिंग आरएस, नमस्ते नमस्ते, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अभिक्रिया के वेग को या तो ज्यादा कर देता है या कम कर देता है। सिर्फ आप दोनों मत लिखना, आप सिर्फ ये लिखो कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना लिखिए, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। यदि सिर्फ आपने लिख दिया बढ़ा देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, सिर्फ आपने लिखा कम कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उत्प्रेरक के प्रकार हैं जो कुछ कम करते हैं कुछ बढ़ाते हैं, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे, अभी ये समझ में आया। और जैसे ही आपको ये पूछा जाए उदाहरण, वो लिखने को बोले नहीं बोले, आपको जरूर लिखना है। तो अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है ना, इसमें जो उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है, आयरन इस्तेमाल होता है, ठीक है, और मोलिब्डेनम इसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे सर उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। यहां पर मोलिब्डेनम जो है वो एक उत्प्रेरक वर्धक है, जो आयरन की जो उत्प्रेरक के रूप में कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। तो आप देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं और इस विधि का नाम है हेबर विधि। तो ये उत्प्रेरक के लिए एक उत्तम उदाहरण है, आप याद रखिएगा। अब उत्प्रेरक की परिभाषा आपके पास आ गई है, बहुत ही शानदार तरीके से गूंथी हुई परिभाषा है, अच्छे से लिख के आना है आपको, है ना। अगला देखते हैं, साबुन व अपमार्जक में अंतर। साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले तो यही बताना चाहिए कि साबुन बनती किससे है और अपमार्जक किससे बनते हैं, ठीक है। फिर उसके गुण की बात करेंगे, पहले वो क्या है बताना चाहिए, फिर गुण की बात करें। पहले आप यदि गुण बताना शुरू करेंगे तो ये नेगेटिव इंप्रेशन है किस पे, इवेलुएटर पे, है ना। उसको लगता है ये रट्टा मार के आया भी, है ना। यहां आपको लगेगा, अब देखिए साबुन क्या है, उच्च वसा अम्ल, क्या है, उच्च वसा अम्ल, ठीक है। कौन से वाले, सोडियम, आपके पामेटिक अम्ल एक उच्च वसा अम्ल होता है ना। उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण, ये क्या है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं भाई, साबुन। और इधर देखिए ये जो है सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, ये अपमार्जक क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न। इतना लिखने भर से काम चल रहा है आपका, और कुछ मत लिख के आना। आप तो ये लिख लेना कि सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न अपमार्जक कहलाते हैं, ठीक है। हमने दोनों को बना लिया है, हमने साबुन भी बना लिया है, हमने आपका अपमार्जक भी बना लिया है। अब इसके गुण देखते हैं, है ना। यदि सेम गुण होते तो बनाने की जरूरत क्या थी, फिर तो एक से ही काम चल रहा था। गुण इनके देखिए, ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देता,
ये क्या नहीं करता, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। लेकिन अपमार्जक ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। अपमार्जक फ्रेश वाटर के साथ भी देता है और आपका जो है जो सॉफ्ट वाटर है उसके साथ भी, और कठोर जल के, है ना, दोनों के साथ झाग देता है। मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ क्या करता है, झाग देता है। इसलिए ये अच्छा है ना। साबुन की तुलना में अपमार्जक गुणों में बहुत अच्छा है, लेकिन एक मामले में बहुत बुरा भी है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसके ज्यादातर व्युत्पन्न जो है एनवायरमेंट में बायोडिग्रेड नहीं होते ये, लेकिन साबुन होता रहता है ना। ये एक अलग बात है, पर यूज करने के हिसाब से यदि हम देखें तो ये बेटर है। क्यों? क्योंकि ये अपना काम ढंग से करता है, ये काम करने में थोड़ा कंजूसी है इसके पास। उदाहरण देखिए, पामेटिक अम्ल के जो लवण है वो साबुन हो गए, और इधर सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है, डोडेसाइल सल्फेट जो है अपमार्जक का उदाहरण है। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, साबुन और अपमार्जक में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 5 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। तो आगे एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी तैयार करवाया गया है जिसमें 5 से 6 अंतर बताएं साबुन और अपमार्जक में। आप वो याद कर लेंगे तो ये तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। रंजक व वर्णक में अंतर। रंजक, ये देखो जर्नल केमिस्ट्री है, जर्नल केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला पोर्शन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पोर्शन मानता हूं मैं, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी लिखा है ना वो सब डेली लाइफ का है। तो यदि आप सिर्फ डेली लाइफ तैयार करते हैं तो आगे की सारी चीजें अपने आप तैयार होती है। ठीक है ना, क्योंकि आगे का हर एक टॉपिक आपका दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान ही है। ठीक है ना, आप टेंशन में आ जाते हो कि दैनिक जीवन में रसायन में मैं क्या पढ़ूं, ये अलग से टॉपिक दिखाई देता है। असल में आरपीएससी को वहां एक डेस लगाना था, एक डेस लगा देना था कि दैनिक जीवन में रसायन, और आगे सारे टॉपिक लिखने थे, तो हमें कंफ्यूजन होता ही नहीं। एक्चुअली आरपीएससी दैनिक जीवन में रसायन में वही चीजें पढ़ाना चाह रही है जो आगे लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। देखिए, अब रंजक, हम यहां पर कुछ आधार बना लिए हमने रंजक और वर्णक में अंतर करने को लेके। ठीक है, पहला है विलेयता, सोल्युबिलिटी के आधार पे अंतर क्या हो सकता है। रंज का मतलब क्या है भाई, रंज का मतलब होता है दुख, है ना, और दुख में क्या होता है, आंसू आते हैं। तो ये जल में विलय है भाई, आंसू जल है, आंसू यदि जल है तो ये जल में विलय है। आप याद रखना, पहली लाइन याद रखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, यानी ये जल में विलय नहीं है, ये जल में विलय है। रंजक जो होते हैं जल में विलय होते हैं और ये अविलय होते हैं। ठीक है ना, ये विलय नहीं होते। ठीक है, तो पहला अंतर तो विलेयता के आधार पे हो गया। दूसरा देखते हैं स्थायित्व, क्या दुख के आंसू स्थायी होते हैं, नहीं होते, यानी रंजक में ये कम स्थायी है। ऐसे याद कर सकते हो आप, तो भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं आता है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, यहां वाली चीज हम यहां लिखने लग जाएंगे, फिर हमारी मेहनत भी बेकार और नंबर भी नहीं आएंगे, है ना। बड़े सुंदर सुंदर डायग्राम बना के भेज दिया आरपीएससी, देखो ऐसे ऐसे करेगी, बॉक्स बना के 0, कुछ डायग्राम ऐसे होंगे हाफ, कुछ ऐसे होंगे 1, और कुछ बहुत सुंदर होते हैं जिसमें ये लिखा रहता है। तो आपको इस वाले पे फोकस करना है। ठीक है, ये आना चाहिए, नहीं तो ये बना देगी। ठीक है, तो हम मेहनत भी करें और हमें उसका फल भी ना मिले तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो आप कंफ्यूजन से बचना है। किरण गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्थायित्व इसका कम होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से इसका ज्यादा होता है। ठीक है ना, तुलनात्मक रूप से जो ये वर्णक है वो ज्यादा स्थायी है। ठीक है, चूंकि ये कम स्थायी है तो प्रकाश की संवेदना देख लीजिए, ये प्रकाश से ज्यादा प्रभावित होता है, फीका पड़ जाता है रंग। ये जो रंजक है फीका पड़ जाता है कुछ दिन के बाद, जबकि ये प्रकाश से कम प्रभावित होता है। प्रभावित तो होता है लेकिन कम। ठीक है, ये आपका रंजक और वर्णक में अंतर है, याद रहेगा। आधार बना के उत्तर लिखिए, यहां कम लिखना होगा। यदि आधार नहीं बनाएंगे तो यहां ज्यादा लिखना होगा, जो कि एक अलग से आपका जो है टाइम वेस्ट करती है वो प्रोसेस। अब एक है भी जीवाणुनाशी, जीवाणुनाशी व जीवाणुरोधी में अंतर। जीवाणुनाशी व जीवाणुरोधी में अंतर, दोनों ही एंटीबायोटिक है। क्या है, ये दोनों ही एंटीबायोटिक है। क्या है भाई, एंटीबायोटिक। जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक का क्या मतलब हुआ, जो जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करे वही तो एंटीबायोटिक है ना। तो कुछ होते हैं जीवाणुनाशी जो जीवाणुओं को मार ही देते हैं, कुछ होते हैं जीवाणुरोधी जो जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकते हैं, वो प्रजनन नहीं करने देते उन्हें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में संक्रमण हुआ
और 4 जो है बैक्टीरिया बन गए। यहीं पर आपने एंटीबायोटिक ले लिया तो इनकी संख्या 4 ही रह गई। ये अब प्रजनन नहीं कर पाएंगे, इनकी वृद्धि जो है नहीं होगी, ठीक है ना। ये अलैंगिक जनन से बढ़ते जाते हैं, अलैंगिक जनन से इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो आप देखिए इनको रोक लिया जाता है किसके द्वारा, जीवाणुरोधी के द्वारा। तो अब आप देखिए इनमें अंतर क्या होगा। जीवाणुनाशी जो जीवाणु का नाश कर दे, उसे मार दे। जीवाणुनाशी सूक्ष्म जीवों तथा जीवाणु कवक आदि को नष्ट कर सकते हैं। ये कवक पर भी इफेक्टिव है, वायरस पे भी इफेक्टिव हो जाते हैं कई बार, ठीक है। इधर देखिए जीवाणुरोधी, आप जीवाणु को मत भूलना बस। सुनीता गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है, ठीक है। अब जीवाणुरोधी देखिए, ये उनकी वृद्धि को रोकता है, देखो। जबकि जीवाणुरोधी सूक्ष्म जीवों, यहां पर सूक्ष्म जीवों का कुछ उदाहरण दे दिया कि वृद्धि को रोक देते हैं। और एक एक एग्जाम्पल दोनों में, जैसे यहां पर एक शुरुआत का जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, वो इसका उदाहरण है, जीवाणुनाशी का मार दिया करता है, ठीक है ना। इरिथ्रोमाइसिन जो आप लेते हैं, है ना, अपने आप नहीं लेनी है कभी भी दवाइयां, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करा के ही लेनी है। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के लेके आइए, फिर दवाइयां लीजिए। अपने आप डॉक्टर नहीं बनना होता, एंटीबायोटिक खतरनाक चीज भी है। एग्री प्रो गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो ये इरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, इसका उदाहरण समझ में आ गया। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि इस अंतर वाले क्वेश्चन यदि आते हैं ना, तो आप अपनी कॉपी को ऐसे कर लो, अंतर वाले क्वेश्चन में एक ही फॉर्मेट रखो। यहां पर आप जैसे मान लीजिए रंजक है और यहां लाइन करिए, यहां लिखिए आपका वर्णक। इस फॉर्मेट में उत्तर दो आप। यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो मिनिमम 2 लाइन में उत्तर दे दीजिए, 2 पॉइंट बना लो, मेरा मतलब यह है। और हो सके तो उसमें कुछ हाईलाइट भी करके आइए। और यदि 5 नंबर में आए तो 5 लाइनों में उत्तर देने का प्रयास करें। 5 लाइनों का मतलब 5 पॉइंट, 5 पॉइंट में उत्तर देने का प्रयास करें और हर पॉइंट में एक आध कीवर्ड को छांट लीजिए, तो ये बड़ा इफेक्टिव मैनर होता है। अंतर वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मेट रखना है। अंकित कुमार गुड इवनिंग, ठीक है, आपको ये फॉर्मेट रखना है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अगला है स्वापक और अस्वापक, यानी नार्कोटिक व नॉन नार्कोटिक औषधियां क्या होती है। दोनों ही पेन किलर है, देखो दोनों ही पेन किलर है। एक बहुत ताकतवर पेन किलर है और एक बहुत कमजोर और साधारण पेन किलर है, ठीक है ना। दोनों ही दर्द निवारक है। नार्कोटिक और आपका नॉन नार्कोटिक दोनों ही क्या है भाई, दर्द निवारक। कविता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए स्वापक को हम बोलेंगे नार्कोटिक। आपके पास मैसेज आते होंगे आपके मोबाइल में नार्कोटिक ब्यूरो के, आते होंगे कि कोई यदि ड्रग्स के बारे में आपसे बात करता है या ड्रग्स के लेन देन के बारे में बात करता है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह के मैसेज आते होंगे नार्कोटिक ब्यूरो के, अलग अलग रेंज के नार्कोटिक ब्यूरो के आते हैं। तो वो यही है, ठीक है ना। तो अत्यधिक गहरे व तीव्र दर्द के दौरान प्रयुक्त होने वाला जो पेन किलर है वो क्या कहलाता है, नार्कोटिक। याद रहेगा, इससे ताकतवर पेन किलर बनाए जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इससे व्यक्ति आदी हो जाता है, इसका एडिक्ट बन जाता है, नशेबाज हो जाता है, इतना खतरनाक है। इसका उदाहरण है मॉर्फिन। अब देखिए मॉर्फिन किस लिए बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से मिलता है वैसे मॉर्फिन, ओपियम का एल्कोलॉइड है। ये जो मॉर्फिन है इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है ना, ड्रग्स के रूप में कितना दुरुपयोग हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये आदी बना देता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति है, ठीक। तो यदि आप स्ट्रॉन्ग जो है नार्कोटिक ड्रग लेते हैं या पेन किलर लेते हैं तो आप उसके आदी बन सकते हैं। इसका इस्तेमाल मेडिकली जब कैंसर के रोगी अंतिम स्टेज में होते हैं ना, जब उनसे दर्द सहा नहीं जाता तो उन्हें मॉर्फिन की गोलियां ही दी जाती है ताकि वो उस दर्द को सहन कर सके, ठीक है। तो ये बहुत ताकतवर पेन किलर जो है नार्कोटिक ड्रग्स कहलाती है, याद रखिए, है ना। दैनिक जीवन में रसायन में है ये, ठीक है। उसके बाद लिखा भी है ना औषधियां, है ना, उसके बाद औषधियां अलग से टाइटल भी दिया, जबकि वो दैनिक जीवन रसायन का ही पार्ट है। यही मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि दैनिक जीवन रसायन के बाद डैश लगाना था आरपीएससी को और आगे के सारे टॉपिक उसमें आपको पढ़ने हैं। इधर देखिए ये साधारण पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी का मतलब क्या है, दर्द निवारक, दर्द निवारक। ये साधारण है, जैसे पैरासीटामोल, आप क्रोसिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, ये सारा क्या है ना। तो ये सारे जो है नॉन नार्कोटिक टाइप के। मैंने दोनों तरफ आपको एग्जांपल भी बता दिया, यहाँ मॉर्फिन बता दिया, यहाँ
पैरासिटामोल बता दिया। और ये भी जो है व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, इसमें भी व्यक्ति आदी नहीं होता है, एक्चुअली इसमें व्यक्ति आदी नहीं होता है क्योंकि ये साधारण पेन किलर है और ये असाधारण टाइप के है, ताकतवर पेन किलर है, तो इसमें व्यक्ति आदी हो जाता है। ठीक है, तो इसका नुकसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्धरोपातन सब्लिमेशन क्या होता है, पूछ सकते हैं 2 नंबर में। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना, देखो आमतौर पे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3। पहली है ठोस, दूसरी है तरल और फिर है गैस। इसके अलावा 2 और विशेष अवस्थाएं होती है, चौथी और पांचवी। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, पांचवी अवस्था आपकी बोस आइंस्टाइन स्टेज है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी इन 3 की बात करो। क्या होता है, कोई चीज यदि बर्फ को आप हीट गर्म करेंगे तो पहले वो तरल में ही तो बदलती है, फिर और गर्म करेंगे तो गैस बनती है, यही होता है ना। इसका मतलब पहले ठोस तरल में बदलता है, फिर गैस में बदलता है। ये साधारण प्रक्रिया है। मोनिका गुड इवनिंग। ठीक है, ये साधारण प्रक्रिया है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं, ठोस से सीधा गैस में। आपके घर में कपड़ों में आप कपूर वाली गोलियां रखते हो, नेफ्थलीन की गोलियां रखते हो, वो क्या करती है, तरल में बदली है क्या, ठोस हवा में गैस बन गया ना, ऐसा ही होता है। तो वो इसका एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, आयोडीन क्रिस्टल भी ऐसे ही होते हैं, आयोडीन भी जो है ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं। ठीक, और जब आप इनको वापस ठंडा करते हो ना तो ये सीधा गैस से ठोस में बदल जाएंगे, तरल अवस्था तक जाते ही नहीं। ठीक है ना, तरल अवस्था को स्किप करते हुए चलते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं आपको उद्धोपातज। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है उद्धोपातन यानी सब्लिमेशन। और इसका उदाहरण है आपका कपूर हो गया, नौसादर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन, ये कुछ एग्जाम्पल है। आपको ठोस CO2 भी इसका एग्जाम्पल होती है, ठोस CO2 भी। ठीक है ना, तो ये सारे इसका एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा। सब्लिमेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। बोस आइंस्टाइन, यहां पर एक और लिखते हैं बोस आइंस्टाइन अवस्था। ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार की अवस्था है। पहला टाइटल आपको यही लिखना है क्योंकि आमतौर पे पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल व गैस। ठीक है ना, लेकिन एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, जो तारों में है, जो सूर्य में है। ठीक है ना, और फिर एक और अवस्था आई जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, कंडेंसेट, कंडेंसेट। ठीक है, यानी ये बहुत ज्यादा नीचे के तापमान की अवस्था होती है, जबकि प्लाज्मा बहुत ज्यादा ऊंचे तापमान की अवस्था होती है। ठीक, तो अभी हमसे पूछा गया है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर में, ये एक विशेष अवस्था है, हमेशा नहीं होती। आप आपके आसपास नहीं देख पाओगे, आपके आसपास तो आप ठोस देखोगे, तरल देखोगे, गैस देखोगे, लेकिन ये नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो पहले लिखना एक विशेष भौतिक अवस्था। क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले लिखोगे विशेष भौतिक अवस्था। ठीक है, और इसको पंचम भौतिक अवस्था की संज्ञा दी जाती है, यानी ये 5वीं भौतिक अवस्था कहलाती है। क्यों, क्योंकि चौथी तो कहलाती है प्लाज्मा और 5वीं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा निम्न ताप की अवस्था है, यानी जो भी पदार्थ इसमें होगा वो उत्तेजित अवस्था में तो होगा नहीं, और जब उत्तेजित अवस्था में चीजें नहीं होती है तो उनमें आयन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन की संख्या कम हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन संयोजी जो ऑर्बिटल है जो है वहां से निकलकर, संयोजी कक्ष जो है वहां से निकलकर बाहर कब जाते हैं, जब आप उनको गर्मी देते हैं, जब आप उसको एनर्जी देते हैं। यहां पर तो आपने उनको ठंडा कर दिया है, तो ये क्या करेंगे, इनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना, और ये एक विशेष प्रकार की अवस्था है। भारतीय वैज्ञानिक बोस जो है, सत्येंद्र नाथ बोस का भी इसमें योगदान था, इसलिए उनके नाम पर ये है। तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि बोस आइंस्टाइन जो अवस्था है, कंडेंसेट अवस्था है, ये एक विशेष अवस्था है जिसे पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है। ये अत्यधिक निम्न ताप की अवस्था, अत्यधिक निम्न ताप, बहुत ज्यादा ठंडे तापमान की अवस्था है बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या है। तो वही बात लिखनी है, एक विशेष भौतिक अवस्था, फिर चौथी अवस्था की बात करनी है, अत्यधिक उच्च ताप वाली अवस्था, उत्तेजित अवस्था की है ना। और जब उत्तेजित अवस्था होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं और आयन भी ज्यादा होते हैं। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाए तो भी करके आ जाना आप, है ना। दोनों चीजें आपको मैंने बता दी है। तो ये विशेष भौतिक अवस्था है ना। चौथी अवस्था की संज्ञा दी जाती है, इनको जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं वैसे आप हाईलाइट भी करके आ जाना, बॉक्स बना देना। ठीक है, अत्यधिक उच्च तापमान वाली अवस्था। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन व आयन उपस्थित होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। उदाहरण है सूर्य व अन्य तारे।
सूर्य और अन्य तारों में प्लाज्मा अवस्था ही होती है। समझ में आया क्या? बताइए भाई, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? जल्दी बताइए सभी बच्चे, जल्दी बताइए, क्या हम केमिस्ट्री समझ पा रहे हैं? ये केमिस्ट्री एमएससी की क्लास नहीं है भाई, ये केमिस्ट्री आरएएस मेंस की क्लास है। ठीक है, यहां आपको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर ज्यादा सोचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समांगी व विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी व विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? देखिए, समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनके प्रत्येक भाग में संगठन व गुण धर्म समान होते हैं। संगठन व गुण धर्म समान होते। पानी में चीनी घोल के देखिए, कंप्लीट घोल लीजिए, कोई बता सकता है पानी के गिलास में चीनी किस हिस्से में ज्यादा है या किसी हिस्से में कम है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सब जगह समान होती है ना। तो यह है कि उसके संगठन व गुण धर्म समान होते, ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण भी दिया, पानी में चीनी या पानी में नमक। ठीक है ना, अपने राजस्थान में शिकंजी बनाते हैं, वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा विषमांगी मिश्रण, बच्चे ने रेत में चीनी डाल दी, तो क्या समान रूप से मिक्स कर सकता है कोई? रेत में चीनी के कहीं कहीं दाने दिखाई देंगे। विषमांगी यानी संगठन और गुण धर्म भिन्न भिन्न। देखो, प्रत्येक भाग में संगठन व गुण धर्म समान नहीं, तो ऐसे कहलाते हैं विषमांगी। उदाहरण भी दिया है, बालू रेत में चीनी। ठीक है, बालू रेत में नमक भी कर सकते हो आप, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूटेबल एग्जाम्पल देना है बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांगी व विषमांगी मिश्रण। ये भी फ्लिकी का आरएस प्री का कोर्स, ये मेंस का कोर्स है और ये आपका फाउंडेशन का कोर्स है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अपन। आर गुर्जर, अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, तत्व व अणु में अंतर, फिर अंतर वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट वो रखना जो मैंने बताया। यहां तो ये पीपीटी में ऐसे बना दिया गया है, आप वैसे रखना, है ना, ये वाला फॉर्मेट रखना यहां और फिर यहां से वर्णन करना। ठीक है, ये फॉर्मेट बहुत इफेक्टिव रहता है। आगे देखिए, तत्व किसे कहते हैं? एक तो ये पदार्थ के रूप है ना, आप जानते हो पदार्थ का ऐसा शुद्धतम रूप, ये शुद्धतम है। ठीक है ना, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं तो ये तत्व है। मैं आयरन की बात करूं तो ये तत्व, शुद्ध तत्व कहलाते हैं, शुद्ध, है ना, कुछ भी मिलावट नहीं होती इनमें। ठीक है ना, तो इनका उदाहरण भी यहाँ लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इन्हें और अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। जैसे ही हम अणु की बात करेंगे तो अणु 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलता है भाई, उसी से बनता है, लेकिन विशेष रूप से रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, विशेष अनुपात होता है। इसका उदाहरण जैसे जल है, जल एक अणु का उदाहरण है। अब देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इस अनुपात में तो आप देखिए विशेष अनुपात है, रासायनिक अभिक्रिया भी हुई, नहीं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते कैसे? आप देखिए, जल तो तरल है जो आग को बुझा देता है, यहाँ हाइड्रोजन अलग से ईंधन है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। अलग अलग गुण देखो, और ये मिलकर क्या बना रहे? यौगिक अणु। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग व निश्चित अनुपात, ये कीवर्ड है। ये क्या है? ये कीवर्ड है, आपको इन्हें लिख के आना है बच्चों। ठीक है, बने पदार्थ अणु कहलाते हैं। उचित विधि से इन्हें विभाजित भी किया जा सकता है। आज जल से यदि हाइड्रोजन लेना हो तो आप उचित विधि का इस्तेमाल करके जल से हाइड्रोजन ईंधन बना सकते हो। ठीक है, तो उचित विधि से इन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन तत्वों में ये सुविधा आपके पास नहीं है। उदाहरण जल है, और भी कोई उदाहरण दे सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो ये तत्व और अणु हो गया। शुद्ध व अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध व अशुद्ध पदार्थ में अंतर। ठीक है ना, तत्व शुद्ध पदार्थ था और अशुद्ध पदार्थ अणु। ठीक है, क्योंकि उसमें मिलावट हो गई। देखिए, एक ही प्रकार के घटकों से निर्मित रासायनिक पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, आयरन। ठीक है, ऐसी चीजें ये शुद्ध होती है। अशुद्ध क्या है? एक से अधिक घटकों से बने हुए पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि वायु का मिश्रण। वायु का मिश्रण एक से अधिक घटकों से मिलकर बना है, तो अशुद्ध का उदाहरण है। ठीक है भाई, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? आपको पता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके नाभिक अनस्टेबल होते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है,
इस पदार्थ का नाभिक अनस्टेबल है, तो ये क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा नाम की कुछ विकिरणें उत्सर्जित करते रहते हैं अपने आप ही, ठीक है ना, स्वतः ही अल्फा बीटा गामा नाम की कुछ विकिरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को ही जो है हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ परमाणुओं के नाभिक अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। कुछ परमाणुओं के नाभिक क्या होते हैं भाई, अस्थायी प्रकृति के, ठीक है। अतः स्वतः ही नाभिकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। नाभिकीय विकिरण कौन से, अल्फा बीटा गामा। नाभिकीय विकिरण कौन सी है भी, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए यदि इनका नेचर आपको जानना हो ना, तो अल्फा जो है पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, जो आपका बीटा है वो नेगेटिव चार्ज वाली होती है, और गामा उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो इनके गुण धर्म है, इनको बाद में आगे आएगा शायद ये, ठीक है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण यूरेनियम है, यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब याद रखिए, यहाँ रेडियो एक्टिविटी को भी आपने बता दिया है और एक उदाहरण भी यहाँ दे दिया है। तो ऐसे ही उत्तर आपको लिख के आने हैं, ठीक है। क्वांटम संख्याओं के नाम में प्रतीक लिखिए, ठीक है। परमाणुओं का समझने के लिए, नाभिक के साथ उनके संबंध को समझने के लिए, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को समझने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो क्वांटम संख्याएं होती है, ठीक है ना। जिस क्वांटम भौतिकी आप बोलते हो तो उसमें अणु और परमाणु का ही तो स्टडी करते हैं। क्वांटम भौतिकी में क्या करते हैं, अणु और परमाणु, और इसी पे ही क्वांटम कंप्यूटर भी बनाए जाते हैं इसी से, ठीक है। तो ये चार प्रकार के, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विघाषी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या, ठीक है। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। इनके नाम याद कर लो भाई। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विघाषी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। आगे एक क्वेश्चन है जिनमें इनके फंक्शन भी बताए गए हैं, तो वहां इसकी डिटेल दूंगा आपको मैं। इनके प्रतीक है, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, ये जो आपकी द्विघाषी क्वांटम संख्या इसको L से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से प्रदर्शित करते हैं, और चक्रण को यानी स्पिन S से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हम तो हर तरीके से जो है तैयार रहेंगे, चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए। यदि पूछ लिया गया तो इसलिए इन संभावनाओं को भी देखते हुए रहना है, ठीक है। अपरूपता क्या है, अपरूपता क्या है, ठीक है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप अपरूप कहलाते हैं, और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। क्या कहोगे आप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप। जैसे कार्बन, कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं, नीचे लिखे भी गए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इनको देखो, कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा अपरूप, और कहीं आपको मिला हुआ है अपर रूप। ये दोनों समान ही शब्द हैं, आप कंफ्यूज मत करना, सेम ही चीज है, ठीक है ना। अलग अलग लेखक इनको अलग अलग तरीके से लिख देते हैं, हमारे लिए संकट खड़ा कर देते हैं, लेकिन आप घबराना मत, है ना। मैं बता रहा हूं दोनों सेम है, ठीक है। तो ये गुण क्या कहलाता है, अपरूपता, एलोट्रोफी, ठीक है। अब कार्बन के अपरूप देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। कुछ साल पहले इसमें ग्रेफिन भी जोड़ दिया गया है। तो ग्रेफिन भी एक्चुअली इसके जो रूप होते हैं ना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दो प्रकार के होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय वाले हैं, ठीक है। कौन से वाले हैं, क्रिस्टलीय वाले, ठीक है। तो ये अपरूपता हो गई। अयस्कों के प्रकार देखो भाई, अयस्क जो होते हैं ना, पहली बात तो कि अयस्क होता क्या है, ये खनिज है। बेसिकली ये क्या है, खनिज है। ये ऐसे खनिज होते हैं जिनको सस्ते में, पैसा कम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यदि पैसा ज्यादा लगेगा तो ये अयस्क बन ही नहीं सकता, है ना। वो खनिज का खनिज ही रहेगा फिर, ठीक है। यदि किसी खनिज को अयस्क में परिवर्तित होना है तो आपको उसे क्या करना होगा, एक तो सरलता से उसे प्राप्त कर सके हम, ठीक है ना, और दूसरा कम खर्चा हो, है ना। कम खर्चे में सरलता से यदि हम किसी चीज को प्राप्त कर सकें तो वो अयस्क बनेगा, नहीं तो वो खनिज खनिज रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं हर खनिज अयस्क नहीं होता, जबकि हर अयस्क अनिवार्य रूप से खनिज होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से, एक है ऑक्साइड अयस्क। कौन से होते हैं भाई, ऑक्साइड अयस्क। दूसरे कौन से हैं, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है ना, जैसे आपका मार्बल, ठीक है। सल्फाइड अयस्क, और चौथा है हैलाइड अयस्क। चार प्रकार के हैं। चारों नाम यदि आपको वैसे दिक्कत हो याद करने में तो कोशिश करो रट लो,
कुछ चीजें रटनी भी चाहिए, कुछ चीजें रटनी भी चाहिए, हमें तो मार्क्स से मतलब है, तो इनको याद कर लेना ढंग से। ऑक्साइड एस्क, कार्बोनेट एस्क, सल्फाइड एस्क और हैलाइड एस्क, हर जगह इनमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। चूंकि सवाल 2 नंबर में पूछा गया है तो नाम लिख के डैश करके एग्जाम्पल लिख के आ जाना। अब देखिए ऑक्साइड एस्क का उदाहरण है लोहा, लोहे का हेमेटाइट जो एस्क है Fe2O3, Fe2O3 जो है इसका उदाहरण है हेमेटाइट, ठीक है। फिर कार्बोनेट एस्क में देखिए चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका उत्तम उदाहरण है, ये कार्बोनेट एस्क है। आपका मार्बल संगमरमर किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है वो, ठीक है। सल्फाइड एस्क जैसे आपका लेड, PbS है ना, गैलेना जिसे बोलते हैं, वो आपका सल्फाइड एस्क है। आप ZnS को भी बोल सकते हो, ठीक है, वो भी इसी तरह का सल्फाइड एस्क होता है। जिंक सल्फाइड, हैलाइड एस्क में भी आप हॉर्न सिल्वर AgCl को, ठीक है, ये सारा हैलाइड एस्क। एक एक एग्जांपल दे दिया, इनके नाम बता दिए। आप लिखना चाहो तो इसको इस मेथड में भी लिख सकते हो 2 नंबर वाले में, ठीक है। ये एक यहां लिख दीजिए आप ऑक्साइड, फिर यहां लिख दीजिए आप कार्बोनेट, फिर यहां लिख दीजिए सल्फाइड और फिर हैलाइड, और यहां एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो ये आपको जो स्पेस दिया रहता है 3 से 4 लाइन, उसमें सफिशिएंट और बहुत अच्छा सा लगेगा स्केलेटन बना हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह से भी उत्तर लिखा जा सकता है। अगला देखिए, अयस्क को परिभाषित कीजिए। किन्हीं 2 सल्फाइड अयस्कों के नाम लिखिए। 2 नंबर में सवाल पूछा गया है कि अयस्क को परिभाषित करो। देखिए ऐसे खनिज, अभी मैंने यही बोला था, अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, है ना। अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, जिन्हें शुद्ध धातु कम, जिनसे शुद्ध धातु को कम खर्चे व सरलता से प्राप्त किया जा सके। 2 शब्द है, परिभाषा के शब्द है, कीवर्ड है, आपको याद रखना है। कैसे प्राप्त कर सकते हो, कम खर्चे में और सरलता से, ठीक है, अयस्क कहलाते हैं। परिभाषा खत्म, 2 शब्द याद रख रहे हैं, खनिज होते हैं, इनसे शुद्ध धातु यदि प्राप्त करनी हो तो कंडीशन है कम खर्चे में मिल जाए और सरलता से मिल जाए तो अयस्क कहलाएगा। और ऐसा यदि नहीं होता है तो इनकी खुदाई भी नहीं होती है फिर, ठीक है ना। उस खनिज का कोई मतलब नहीं जो महंगा हो, ठीक है ना, मतलब वो उसको निकालने में इतना खर्चा लग जाएगा कि उसको बेचने से जो आमदनी होगी ना वो उससे बहुत कम होगी। तो नुकसान का काम कोई क्यों करेगा बिजनेस में, बिजनेस तो लाभ के लिए होता है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। और सल्फाइड एस्क देखिए, यहाँ 2 पूछे हैं, हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, तो 3 एग्जाम्पल आपके पास आ गए, याद रखना, ठीक है भाई। अगला देखिए, सेल्फोस व रेटकिल में कौन से रसायन होते हैं। आप घरों में दैनिक जीवन में रसायन है तो इन चीजों का घरों में इस्तेमाल होता है कि नहीं। रेटकिल लेके आते हो आप मार्केट से। सेल्फोस जो है सर आपका गेहूं का भंडार जिस कमरे में अपन करते हैं गांव में, तो उसमें क्या सेल्फोस डाल के रखते हैं ताकि कीड़े मकोड़े जो है उस गेहूं को खराब ना करें। सेल्फोस की गोलियां रख देते हैं, ठीक है ना। हालांकि इनके दुरुपयोग भी बहुत है, उस एस्पेक्ट को हमें अभी कवर नहीं करना है। हमें तो ये देखना है कि सेल्फोस और रेटकिल क्या होते हैं। तो देखो रासायनिक रूप से सेल्फोस एल्यूमिनियम फोस्फोइड, क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम फोस्फोइड। एल्यूमिनियम फोस्फोइड को ही सल्फोस कहा जाता है। क्या कहता है, सल्फोस कहा जाता है, याद रखना है। और इससे क्या होता है, फोस्जिन गैस निकलती है। इससे क्या निकलता है, ये परधूमक होते हैं बेसिकली, ऐसे ठोस जो कहीं रखने के बाद गैस में बदल जाए और आसपास पूरे रूम में फैलकर कीड़े मकोड़े इंसेक्ट आदि को मार देते हैं, वो परधूमक कहलाते हैं। तो ये ऐसे ही ठोस होते हैं, गोलियों के रूप में है, और ये फोस्जिन गैस बनाते हैं। फोस्जिन तो जहरीली होती है, आपको पता है। तो ये क्या है भाई, एल्यूमिनियम फोस्फोइड, इतना ही याद रखना। ये क्या है, एल्यूमिनियम फोस्फोइड। यहां पर भी फोस्जिन गैस ही बनती है। रेटकिल में भी चूहा जब उसको खाता है तो उसके शरीर में, आपने मान लीजिए कुछ मिठाई के टुकड़े में छोटा सा टुकड़ा काट के रेटकिल का रख दिया, और जब मिठाई को खाने की कोशिश की चूहे ने तो उसके शरीर में ये पहुंच गया कंटेंट, और उससे फोस्जिन गैस बन जाएगी और वो मर जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए, इसमें क्या होता है, जिंक फोस्फोइड। इसमें क्या होता है, जिंक फोस्फोइड। जो चूहे की जान ले लेता है वो जिंक फोस्फोइड है ना। और इधर क्या है भाई, एल्यूमिनियम फोस्फोइड। याद रहेगा क्या, रसायन सेल्फोस में कौन सा पाया जाता है और रेटकिल में कौन सा पाया जाता है, दोनों मैंने बता दिए, याद रखना। एल्यूमिनियम धातु के कोई 2 उपयोग लिखिए। कितने बच्चे सिगरेट पीते हैं भाई आप में से, स्वीकारोक्ति कौन कौन करेगा। कितने बच्चे हैं जिनका टिफिन आता है और एल्यूमिनियम फॉइल में उनका खाना बंद होके आता है ताकि वो ठंडा ना हो जल्दी, ठीक है। तो एक तो सिगरेट हो गई,
एक आपका एल्यूमिनियम फॉइल होगी जो किचन में इस्तेमाल होती है, वो सब एल्यूमिनियम के बनते हैं भैया, है ना। बिजली के पुराने वाले तार एल्यूमिनियम के ही बनते थे। तो कितने सारे यूज बता दिए। एल्यूमिनियम बहुत हल्की धातु है, इसका इस्तेमाल मिसाइलों में होता है। डायरेक्ट एल्यूमिनियम का नहीं, मिश्र धातु बनती है उसकी, मिसाइलों में होता है, लड़ाकू विमानों में होता है, एरोप्लेन में होता है, किसी भी चीज जो इस तरह की चीजें अंतरिक्ष यानों में होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो कितने सारे मैंने बता दिए। और यहाँ देखिए, हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाजों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों के निर्माण में उपयोगी है। बिजली के तारों में, वैज्ञानिक उपकरणों में, हर धातु के बारे में लिख के आ जाना। ये तो जब कुछ भी याद नहीं रहे तो ऐसी चीजें लिखाना, कहीं ना कहीं तो उपयोग है ही। वैज्ञानिक अनुसंधान में कहीं ना कहीं उपयोग तो हर धातु का है ही, तो ये लिख के आ जाना लास्ट में। यदि आपको लगे कि मुझे तो कोई उपयोग याद ही नहीं आ रहा तो लिख के आ जाना, ठीक है। जैसे आपका बायोलॉजी में जो औषधीय पादप है, यदि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि इस औषधीय पादप के क्या उपयोग होगी, तो भी हम ऐसा उत्तर बनाएंगे, आप किसी में भी लिख के आ जाना, सही माना जाएगा, ठीक है। देखो, इसकी पतली पन्नी या वर्क जिसे कहते हैं का इस्तेमाल मिठाइयों को सजाने, वो ये देखिए नया मिल गया। मिठाइयों के ऊपर भी जो वर्क होता है ना, वो भी एल्यूमिनियम ही है, ठीक है। खाने की पैकेजिंग में और सिगरेट के बॉक्स में, सिगरेट कितनी खतरनाक चीज है और उसको कैसे सजाया जाता है, देखिए ये मार्केट है भैया, है ना। कैसी बात है कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी ही बाद में कैंसर का हॉस्पिटल खोल दे, है ना, CSR कर दे। सिगरेट बनाने वाली कंपनी कैंसर का हॉस्पिटल खोलेगी और उसने खुद ही कैंसर के रोगी पैदा किए हैं। तो सोच के देखिए, ये मार्केट है भाई, ठीक है। योगेश सैनी बता रहे हैं आज वर्ल्ड नशा मुक्ति डे है। भाई नशा छोड़ दो, ये तो बहुत बुरी चीज है ना। हमारे शरीर में दो तरह की चीजें होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। यदि मैं चाय पीता हूं, जैसे अभी मेरे लिए कॉफी आई, यदि ये कॉफी नहीं भी आती ना तो भी मेरा काम चल रहा है धूमधाम से, ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। मैंने सोच लिया कि चलो कॉफी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, ये साइकोलॉजिकल निर्भरता है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता किसी चीज पर। एक होती है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, जिसमें वो चीज उस समय आपको नहीं मिले तो आप बावले हो जाते। देखा नहीं नशेड़ी लोगों को, या टीवी फिल्मों में देखा होगा ना, किस तरह से ऐसे उनमें इरिटेट होने लगते हैं, किस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं, चोरी करने लगते हैं। ये फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है। यदि आपको ड्रग लेने की आदत लग जाती है ना, तो ड्रग्स फिर उसमें चाहिए। विद्रो वो जो इस तरह के एक्ट करते हैं ना, ऐसे झुंझलाने वाले और इधर उधर मारपीट वाले, चीजों को फेंकने वाले, उनको विड्रोल सिम्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? विड्रोल सिम्टम। तो ड्रग्स इतनी खतरनाक चीज है, इससे बुरा और कुछ भी नहीं, ड्रग्स से बुरा और कुछ नहीं है बच्चों। यदि आज आप मानते हो कि जो है वर्ल्ड नशा मुक्ति डे है, ठीक है, तो आज छोड़ दीजिए इस तरह की कोई भी चीज, है ना। ये बहुत खतरनाक चीज होती है। अपने को तो चाय कॉफी ठीक है, चाय कॉफी तक ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो मिठाइयों पे भी चढ़ाते हैं ना, एक आपने देखी होगी एल्यूमिनियम जैसी ऊपर पन्नी चढ़ाते हैं पतली सी, जिसको अपन चांदी का मान की बात करते हैं, वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की बहुत बारीक, इसलिए उसको हटा देना चाहिए, है ना, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसे हटा के खाइए, ठीक है। तो ये आपके एल्यूमिनियम धातु के कुछ उपयोग हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। धातु मल को परिभाषित कीजिए। जो अयस्क है उससे शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजें, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे बनते हैं जिनके अलग अलग नाम हो गए, उसमें से एक नाम है धातु मल, ठीक है। ये क्या होता है देखो, धातु क्रम की प्रक्रिया ऐसे लिखना है। आप धातुमल डायरेक्ट लिखोगे तो वो क्या जानना चाहेगा कहां से आया, तो पता होना चाहिए धातु क्रम से आता है, धातु क्रम से आता है। धातु क्रम की प्रक्रिया में गैंग व फ्लेक्स मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? धातुमल, ठीक है। अब गैंग के रूप में क्या होती है? SI2 मिट्टी जो होती है उसको बोलते हैं गैंग, और फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गैंग को हटाने के लिए मुझे फ्लक्स मिलाना है, ठीक है। उसको मिलने के बाद जो बना कैल्शियम सिलिकेट, ये अलग हो जाता है। कैल्शियम सिलिकेट धातुओं से अलग हो जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो धातु क्रम की प्रक्रिया का ये पार्ट है, आपको याद रखना है। ऐसी चीजों को शुरुआत से लिखने की कोशिश करें कि ये धातु क्रम की प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, चालकता की यदि हम बात करेंगे तो चालकता में विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है कौन, धातुएं, जबकि अधातुएं विद्युत व उष्मा की क्या होती है, कुचालक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखिए, चमक, चमक को यदि मैं आधार बनाऊं तो इनमें धात्विक चमक होती है, धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है, लेकिन इनमें धात्विक चमक नहीं होती, किसमें, अधातुओं में। ठीक है, घनत्व की यदि बात करें तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है, किसमें, धातुओं में, और अधातुओं में तुलनात्मक रूप से घनत्व कम होता है। गलनांक की यदि बात करें तो धातुओं में ज्यादा होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से अधातुओं में कम होता है। तो सिर्फ यह याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखो, यह आपको गिफ्ट में मिलेगा। सिर्फ इतना याद रखना है बच्चों, अवस्था कैसी है, पारदर्शिता कैसी है, चालकता कैसी है, चमक कैसी है, घनत्व कैसा है, गलनांक कैसा है, ये सारी चीजें आपको इधर से मिल जाएंगी। और यहां तो 7 1 2 3 4 5 6 लिखवा दिया, आपको तो 5 ही लिखने हैं, आपको तो 5 ही लिखने हैं, तो याद कर लेना भाई। निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है, निस्तापन व भर्जन में क्या अंतर है। अयस्कों से शुद्ध धातुएं प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसके बीच में ये चीजें आती हैं, निस्तापन व भर्जन, दो क्रिया विधियां हैं। हालांकि यहां पर भी धातु एकदम शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट अब भी रह जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो है शुद्ध धातुओं की तरह होती है निस्तापन और भर्जन के बाद। ठीक है, देखिए निस्तापन जो है इस क्या होता है, यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वायु की अनुपस्थिति है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, और यहां वायु पाई जाएगी, यहां क्या होगा, भर्जन में हमेशा वायु पाई जाती है। मुख्य अंतर तो यही है, मुख्य अंतर यही है, ये धातुक्रम की ही प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं, चूंकि ये वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन भी नहीं है। उदाहरण दिया है एल्यूमिना का, और अब देखिए एल्यूमिना और जल जो है अलग अलग हो गए, है ना, ये बॉक्साइड का निस्तापन की प्रोसेस है। तो ये ध्यान रखना, निस्तापन जो है वायु की अनुपस्थिति में होगा और इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इधर देखिए, वायु की अनुपस्थिति और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए ZnS, ये ZnS है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति जो जरूरी है, मैंने बताया इसका कंडीशन है। तो इससे क्या बनेगा, ZnO और सोडियम डाई, है ना, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जिंक सल्फाइड जो है, ये जिंक सल्फाइड से ये बन जाएगा। तो ये यहां पर क्या देखा आपने, रासायनिक परिवर्तन हुआ, और यहां रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों की इक्वेशन भी दी गई है, याद रख लेना। अयस्क के सांद्रण की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। आरपीएस यहां एक शब्द का इस्तेमाल करने लगे, रेखांकित कीजिए, तो नाम ही लिखने। यदि रेखांकित लिखती है तो भी नाम ही लिख के आने हैं। तो इसके देखो, सांद्रण का मतलब होता है कि खनिज में जो गैर जरूरी चीजें हैं, मिट्टी, चट्टान वगैरह, उनको हटाकर जो बचा हुआ है खनिज का भाग, वो सांद्रित करके प्राप्त करो। तो उसकी 4 विधियां बहुत पॉपुलर है। पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन सी है भाई, ग्रेविटेशनल, उस पे आधारित होती है, तो इसका नाम ही क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पदार्थों को अलग कर देती है, अचुंबकीय पदार्थों को अलग कर देती है। तो मिट्टी तो चुंबकीय नहीं है ना, लोहा चुंबकीय है, तो इसे कर सकते हैं, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। फिर है आपकी झाग पलवन विधि, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना 5 नंबर के लिए। तो झाग पलवन विधि है जो सल्फाइड एस्कों के लिए होती है। किसके लिए होती है, सल्फाइड एस्क कौन से थे, PbS, HgS और ZnS, ये लिखवाए थे ना मैंने, ये सल्फाइड एस्क है, इनके लिए ये उपयोग की जाती है। ठीक है, और एक है रासायनिक पृथक्करण विधि। तो ये 4 विधियां हैं, चारों के नाम याद कर लेना। पहली कौन सी थी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी झाग पलवन विधि, चौथी रासायनिक पृथक्करण विधि। ठीक है भाई, अगला देखिए, खनिज व एस्क में अंतर। पैटर्न ये अच्छा है, ये वाला पैटर्न ऑप्ट करना है, मैं यही सिखाना चाह रहा था बार बार आपको। देखिए खनिज किसको कहेंगे, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातु अधातु किसी न किसी रूप में होते हैं, खनिज कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें किसी न किसी रूप में धातु अधातु होते हैं, खनिज कहलाते हैं। और सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका वजह मैंने बता चुका हूं आपको। आगे देखिए, ऐसे खनिज जिनमें कम खर्चे या जिनसे कम खर्चे व सरलता से शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। कंडीशन लगा देना यहाँ पे। और देखिए, जबकि सभी अयस्क अनिवार्य रूप से खनिज होते हैं,
सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जबकि सारे अयस्क खनिज जरूर होते हैं। तो ये दो अंतर है, याद रख लेना। अगला देखिए, अमलगम क्या है? पारे के साथ धातुओं का मिश्रण अमलगम कहलाता है। पारा जो धातु है, इसके साथ अन्य धातुओं का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? अमलगम। देखिए, अमलगम एक विशेष मिश्र धातु है। ये क्या है? एक मिश्रण है, बेसिकली एक मिश्रण है जो पारे का किसी धातु में मिश्रण होता है। पारे का क्या होता है? किसी धातु में। जैसे ये जो पारा है, धातु सोडियम या जिंक आदि का विलयन, ठीक है, अमलगम कहलाता है। तो सोडियम धातु का पारे में मिश्रण सोडियम अमलगम कहलाता है। एक उदाहरण भी हो गया, याद रहेगा, सोडियम अमलगम, है ना। अमलगम कुछ भी नहीं है, पारे से बनते हैं। पारे में यदि कोई धातु मिला देंगे तो उस मिश्रण का नाम ही अमलगम है। और मान लीजिए पारे में सोडियम धातु मिला दिया तो उसे सोडियम अमलगम बन गया। ये उदाहरण हो गया, ठीक है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। फिटकरी जो है घरों में हम यूज करते हैं पानी को स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि उसकी स्कंदन क्षमता होती है उसमें, ठीक है। तो ये एक रासायनिक रूप से यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ये क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4, यहाँ 3 है भाई, ठीक है ना, और 24H2O, ये उसका सूत्र है, याद रख लेना है आपको, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है भाई? पानी के शुद्धिकरण में और एंटीसेप्टिक के रूप में। जब आप सेव वगैरह बनवाने जाते हो सैलून में, तो वो फिटकरी नहीं लगाते कई जगह, तो वो क्या है? एंटीसेप्टिक है, इसलिए इस्तेमाल होता है। या ब्लड बह रहा है तो उस पर आप फिटकरी लगाएंगे तो जल्दी क्लोट बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कंदन की क्षमता होती है। एल्यूमिनियम जो है स्कंदन की क्षमता रखता है, इसमें एल्यूमिनियम है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये ऐसा काम करता है। अगला देखिए, जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में से आप क्या समझते हो? या अंतर नहीं पूछा, दोनों के बारे में ये पूछा है कि क्या है, आप क्या समझते हैं इससे। तो देखिए, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट, KaSO4, ये है। यहां भी देखिए कैल्शियम सल्फेट है। फिर अंतर क्या हुआ? ये दोनों ही कैल्शियम सल्फेट है, तो अंतर क्या हुआ? फिर हम इसको क्यों जिप्सम कहते हैं, इसको क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं? कोई तो वजह होगी। वजह देखिए, ये नमी युक्त होता है, इसमें पानी होता है, ये नमी युक्त है। नमी युक्त कैल्शियम सल्फेट जिप्सम कहलाता है। देख लीजिए सूत्र, दो अणु पानी के इसके साथ हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये जो है यहां पर क्या हुआ? इसके उर्वरक बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर, जिप्सम का इस्तेमाल होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इधर देखिए, ये कैल्शियम सल्फेट पर हेमीहाइड्रेट, यहां पर ये जो 2 अणु थे पानी के, इसका 1.5 अणु पानी का हटा दिया जाता है, यानी इसको शुष्क बना दिया जाता है। तो हाफ अणु ही रहता है कैल्शियम सल्फेट ही, लेकिन हाफ अणु पानी का है, तो इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका रासायनिक सूत्र तो आएगा आपके सामने। प्लास्टर के रूप में इस्तेमाल, बर्तन में मूर्तियां बनाई जाती है, जब हड्डी वगैरह टूटती है जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर बता दिया है, ठीक है भाई। अगला देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई? एक रासायनिक पदार्थ है, खाने का सोडा, घरों में इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, याद आया क्या? एक धोने का सोडा होता है, वो सोडियम कार्बोनेट है, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो है खाने का सोडा। कौन सा सोडा होता है? मीठा सोडा जिसे बोलते हैं। बेकरी उद्योग में, बेकरी, ब्रेड वगैरह बनती है, बिस्किट्स बनते हैं, बेकरी उद्योग में इस्तेमाल होता है। कुछ देर के लिए दूध को फटने से बचाना हो, कुछ देर के लिए यदि दूध को फटने से बचाना हो तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जयपुर में ऐसा कोई दूध वाला नहीं होगा जो इसका इस्तेमाल नहीं करता हो। आपके घर में दूध का टेस्ट ही बदला हुआ आता होगा, ठीक है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट डालता है, पूरे दिन दूध खराब नहीं होता, ठीक है। ये सवाल पूछा 2013 वाला, या हाँ 2013 का जो मेंस हुआ 16 में, उसमें ये सवाल पूछा था, दूध वाले जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है दूध फटता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये क्षार है और दूध फटता है एसिडिटी से। यदि उसकी अम्लता बढ़ जाए, उससे बढ़ता है। अम्लता क्यों बढ़ जाती है? दूध में भी लैक्टोबैसिलस बनने लगता है, तो दूध खट्टा हो जाता है, और उस खट्टेपन को, आपको पता है अम्ल के विरुद्ध कौन काम करता है? क्षार, और ये क्षार है, तो इसलिए न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए दूध जो है देरी से फटता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल रुद्र, बिल्कुल। अच्छा 2018 में आया, ठीक है,
हमारे एक साथी बता रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया। तो देखिए ऐसे प्रैक्टिकल काइंड ऑफ सवाल जो क्वेश्चन जो पूछती है आरपीएससी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू रुद्रा, थैंक यू, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर भी इससे बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? बेकिंग पाउडर। 2 पूछे थे हमने, 3 बता दिए। तो आप याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? देखो बेसिकली अम्ल जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। कौन से? ऑक्सी। जैसे एक अम्ल है H2SO4, H2SO4। इसमें बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है क्या? इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है क्या? यस। ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। क्या कहला? नहीं, हाइड्रा अम्ल। ये हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं भाई। नहीं, एक मिनट, ये ऑक्सीजन भी है ना, तो ऑक्सी अम्ल कहलाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ऑक्सी अम्ल, केमिस्ट्री है ही ऐसी है ना, थोड़ा कंफ्यूजन आ ही जाता है। ऑक्सी अम्ल क्योंकि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जबकि हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होता है, जैसे HCl में ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, इसलिए ऑक्सी अम्ल भी नहीं है, इसलिए ये अकेला हाइड्रा अम्ल है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं बात करूं HNO3 की, तो ये कैसा अम्ल होगा भाई बताइए? हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सी अम्ल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है। तो ऐसे अम्ल जिनकी रासायनिक संरचना में केवल हाइड्रोजन होता है, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रा अम्ल। 2 उदाहरण दिए हुए नीचे, HCl, HBr, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल HCl जो है हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। इधर ऑक्सी अम्ल है, फिर से वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, और यहां सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। बहुत ही सामान्य सवाल है। अम्ल व क्षार में अंतर। अम्ल किसको कहेंगे, क्षार किसको कहेंगे? देखिए ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन युक्त होते हैं, अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हो, ये वाला हाइड्रोजन आयन देते हो किसमें? अपने जलीय विलयन में, अम्ल कहलाते हैं। और जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हो, ये वाला, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण भी दिया, जैसे HCl एक अम्ल है, और यहाँ उदाहरण है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है। तो ये करके आना भाई, ठीक है। बफर विलयन क्या है? इसके प्रकार बताइए। बफर भी आपके कोर्स में है, ठीक है ना। तो बफर, देखो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसकी pH नियत होती है ना, वो बफर है। जिसकी pH नियत होती है वो बफर है। और उसमें आप किसी एसिड को मिलाएं थोड़ी मात्रा में या किसी क्षार को मिलाएं तो भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, बफर ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे विलयन जिनमें अल्प मात्रा में अम्ल, अम्ल का मतलब हाइड्रोजन आयन, यही तो बात की थी हमने, और अन्य या अल्प मात्रा में क्षार, क्षार का मतलब क्या था? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, मिलाया जाए तो उनकी pH अपरिवर्तित रहती है। तो भी उनकी pH क्या है? अपरिवर्तित रहती है, बफर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय बफर और दूसरा क्षारीय बफर। पहला कौन सा है? अम्लीय बफर, और दूसरा क्षारीय बफर। देखिए आपका सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड मिलके बनाते हैं अम्लीय बफर, जबकि सोडियम आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं क्षारीय बफर, ठीक है। तो ये आपका बफर हो गया। आगे देखिए, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हो? अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हो? वर्षा का pH गिर जाए और यदि यहां पहुंच जाए, इतना pH 5.6 पहुंच जाए या इससे नीचे चला जाए, हाँ बिल्कुल, जो pH का परिवर्तित होने का अपोज करते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो pH के चेंज होने को अपोज करते हो, ठीक है ना। तो ये देखिए अम्ल वर्षा क्या है? यदि वर्षा जल का pH ये हो जाए, pH 5.6 या इससे नीचे आ जाए, तो इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल से निकलते हैं या रिफाइनरीज से निकलते हैं, और उनसे बनता है आपका ये वाला, है ना। इनको नोक्स और सोक्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? नोक्स और सोक्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी बहुत सारे
कंपाउंड और सल्फर ऑक्साइड के भी बहुत सारे कंपाउंड इसका काम करते हैं। ये क्या करते हैं, वातावरण के जल के साथ मिलकर HNO3 बना लेते हैं और H2SO4 अम्ल बना लेते हैं। और जब अम्ल वर्षा के जल में मिल जाएंगे तो उसकी pH जाहिर सी बात है कम कर देंगे, और वही अम्ल वर्षा जो बहुत खतरनाक है फसलों के लिए, संगमरमर की जो इमारतें हैं उनके लिए, जैसे ताजमहल पीला पड़ जाता है इसकी वजह से, और दूसरे व्यक्तियों को भी स्किन से रिलेटेड जो है तकलीफें हो सकती है, ठीक है ना। हमारे पूरे इकोसिस्टम पे इसका जो प्रभाव नेगेटिव होता है, तो ये खतरनाक चीज है। कारण सिर्फ प्रदूषण है, तो अम्ल वर्षा भी पूछा जा सकता है। अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? प्रशांतक क्या होते हैं? प्रशांतक इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिंक्विलाइजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिंक्विलाइजर। प्रशांतक मानसिक रोगों में तनाव को कम करने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है वो प्रशांतक कहलाती है। यानी मानसिक रोगों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां क्या कहलाती है? प्रशांतक। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को शांत करते हैं तथा निंद्रा उत्पन्न करते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। मानसिक रोगों के उपचार में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है मेप्रोवेंट, ठीक है। और बार्बिचुरेट भी ऐसे ही होते हैं, बार्बिचुरेट्स, ठीक है। बार्बिचुरेट, अब जैसे नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं उसमें बार्बिचुरेट ही दी जाती है। नार्को एनालिसिस नाम तो सुना होगा ना, जिसमें ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल होता है, सोडियम एमाइटल, सोडियम पेंटाथल, सब के सब बार्बिचुरेट होते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? वही नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक जो पहले देख चुके हम, वो पीड़ाहारी है। ये भी दवाइयों का एक प्रकार है। और पैरासीटामोल और एस्प्रिन और आपका क्रोसिन, ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण हैं, ठीक है। मॉर्फिन भी इसी में आएगा, लेकिन वो नार्कोटिक, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ भी, टाइगर को ट्रिंक्विलाइजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिंक्विलाइजर्स का, है ना, बेहोश करने के लिए, वो बेहोशी की, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? आपको पता है, आप जब खाना खाते हो या आपके शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती है, उसके बाद आपके शरीर में बनते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं भाई? फ्री रेडिकल बनते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको थकाएंगे, एंजाइटी देंगे, तनाव देंगे, आपको अवसाद में लेके जाएंगे, निराशा आ जाएगी, आप में उत्साह की कमी हो जाएगी, ऐसी चीजें होती है फ्री रेडिकल। लेकिन उसके लिए यदि उसको मारना है, फ्री रेडिकल को शरीर से हटाना है, तो आपको लेना होगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाने जाते हैं भाई। जितने आप फल खाओगे ना, वो एंटीऑक्सीडेंट के ही लिए ही खाना होता है आपको। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को मारने में खुद भी मर जाते हैं, इसलिए फल आपको रोज खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज फल खा लिए तो 4 साल बाद खाएंगे या 2 साल बाद खाएंगे कि हमने तो खा रखा है, ऐसा नहीं होता। वो रोज ही एंटीऑक्सीडेंट चाहिए आपके शरीर को। तो शरीर में उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट नामक रासायनिक पदार्थों की जरूरत है, जो कि बेसिकली विटामिन ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या? हाँ, एंटी एजिंग को रोक सकता है भी ये एंटीऑक्सीडेंट, जो है एंटी एजिंग को विरुद्ध, है ना, जो है बूढ़ा होने से बचाता है। आंखों की दृश्य क्षमता अच्छी रखता है, ठीक है, उसको बढ़ा भी सकता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, शरीर के सूजन को कम करता है, ये सारे काम है। उत्साह बढ़ा देगा, एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी रखेगा, आपको बहुत डायनामिक बना के रखेगा, ठीक है। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं भी? ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, है ना, ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं तथा इन्हें नष्ट होने से बचाते हैं तथा लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाए रखते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? और ये विधि जो है ना, परिरक्षण कहलाती है। ये विधि क्या कहलाती है? परिरक्षण। सोडियम बेंजोएट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्या है भाई? आपका प्रिजर्वेटिव। एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है अचार में, ठीक है। कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? ये विशेष संश्लेषी रसायन है, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं भाई, संश्लेषी रसायन है, जिनका प्रयोग कीटों को नियंत्रित करने, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए होता है, ठीक है ना। उदाहरण है अमोनिया, फॉस्फेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी इंसेक्टिसाइड के रूप में आप बहुत सारे, कार्बोनिल वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड, है ना, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों कीड़ों से ही प्राप्त किया जाता है। जिन्हें किससे प्राप्त किया जाता है? सूक्ष्म जीवों और कीड़ों से ही, ठीक है। चूंकि इनकी आकर्षण क्षमता अत्यधिक होती है, अतः इनका प्रयोग भी पीड़कों को नष्ट करने में किया जा सकता है। जैसे फेरोमोन्स होते हैं ना, इंसेक्ट से मिलने वाले फेरोमोन्स, वो यदि थोड़ी मात्रा में भी आप कहीं रख देते हैं तो दूसरे इंसेक्ट उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, आप मार दीजिए सबको। तो ये जो है पीड़कनाशियों को जो है इसको
कंट्रोल करने के इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है कवकनाशी फंगिसाइड, जो कवकों के विरुद्ध काम करते हैं वो कवकनाशी, मरकरी इसका उदाहरण है, ठीक है ना। जो कवकों के विरुद्ध काम करते हैं वो फंगिसाइड होते हैं और मरकरी इसका उदाहरण है, ठीक है। शाकनाशी हर्बिसाइड, ठीक है। देखिए संश्लेषी रसायन है ये भी, जो अवांछित पौधों में खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जैसे 2,4-D का इस्तेमाल होता है खेतों में, ठीक है। अगला देखिए मिश्रित उर्वरक, 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को यदि आप साथ में मिला देते हैं तो मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं भाई, ठीक है। नीम लेपित यूरिया इंपॉर्टेंट है, नीम लेपित यूरिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है यूरिया पे, ये मान लीजिए यूरिया का एक दाना है, इसके चारों ओर एक नीम के जो तेल है नीम का, उसकी एक लेयर बनी हुई है। अब इसका क्या फायदा है, कालाबाजारी नहीं हो सकती। पहला क्या है, कालाबाजारी नहीं हो सकती। सरकार ने इसको बनाया ही इसलिए था, कालाबाजारी को रोकना था। अब कालाबाजारी यूरिया की कहाँ हो रही थी, कालाबाजारी हो रही थी मिलावट के लिए, मिलावट हो रही थी भी दूध में। यूरिया को आप घोलिए, दूध के जैसा दिखाई देगा, दूध में मिला दिया, तो इसके बड़े नुकसान है। आपके शरीर में दूध की जगह क्या जा रहा है, यूरिया, और आपको पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये यूरिया का एक विशेष प्रकार है। पहली बात आपको क्या बतानी है, नीम लेपित यूरिया यूरिया का एक विशेष प्रकार है। अब इसका मेन फायदा यह है कि इससे कालाबाजारी जो है, कालाबाजारी को रोका गया और बहुत कामयाब स्कीम जो है ये मानी गई, ठीक है। अब एक इसका फायदा और हुआ, यदि इसको आप खेत में डालेंगे तो खेत में पौधा अपनी आवश्यकता अनुसार उसे लेता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये भी इसका एक फायदा हुआ। इसकी विशेषता, इसका पौधों को धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार रिसावों के माध्यम से मिलना भी है। तो ये नीम लेपित यूरिया है, ठीक है, भारत सरकार की एक, हाँ नैनो यूरिया आ रहा है, 1 सेकंड बाद ही नैनो यूरिया भी आने वाला है, ठीक है रुद्र। देखिए नैनो यूरिया, अगला क्वेश्चन है नैनो यूरिया क्या होता है। नैनो यूरिया नैनो उत्पाद है, नैनो टेक्नोलॉजी हम पढ़ चुके हैं कृषि क्षेत्र में, उसमें मैंने नैनो यूरिया का आपको एग्जांपल भी दिया होगा, ठीक है। तो देखिए यह नैनो कणों से बना हुआ तरल यूरिया है। पहली बात आपको क्या लिखनी है, आप ये भी लिख सकते हो एक विशेष यूरिया का एक विशेष प्रकार है, यूरिया का एक विशेष प्रकार, ठीक है, विशेष प्रकार, ठीक है। कोमा करके लिख देना, नैनो कणों से बना हुआ तरल यूरिया, फिर कोमा करके आगे जो जानकारी लिखनी है वो लिख देना। यहाँ सेंटेंस पूरे नहीं करने होते, 2 नंबर वाले में यदि आप सेंटेंस पूरा करोगे तो लिख ही नहीं पाओगे फिर, ठीक है ना। तो नैनो कणों से बना हुआ तरल यूरिया होता है जो उपयोग में अत्यंत प्रभावी व कुशल है। उपयोग में क्या है, 50 केजी का यूरिया का कट्टा लेके आते थे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खेतों से, या जिनके मदर फादर किसानी खेती करते हैं उनके, आजकल तो सिर्फ 1 लीटर की बोतल लेके आ रहे हो। और जहां पेट्रोल पंप है उसके सामने या उसके थोड़ी दूर पे यूरिया का पंप भी आपको देखा होगा, उसमें नैनो यूरिया ही मिलता है, तरल यूरिया, ठीक है ना। और जो काम आपका 50 केजी का थैला करता था वही काम आपके 1 लीटर जो है यूरिया कर रही है, और उससे ज्यादा किफायती तरीके से, ज्यादा प्रभावी तरीके से। एक तो फूड चेन खराब नहीं होती, आपकी जमीन भी सुरक्षित रहती है, एक्सेस अमाउंट में उर्वरक भी नहीं जाता, तो सारी चीजों का फायदा है, ठीक है। वीरू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। देखिए तो पारंपरिक यूरिया के एक विकल्प के रूप में इफ्को ने इसे तैयार किया है। एक्चुअली ये जो है ना, अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति ने इसे बनाया, जो कि आपको खुशी होगी जानकर वो नागौर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के नागौर के, और अमेरिका में साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसका आविष्कार किया था। आविष्कार करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे, पेटेंट उनके नाम था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई पैसा नहीं कमाना, मैं तो अपने देश को दूंगा इसे। तो उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप क्या इससे कोई फायदा उठा सकते हो। तो भारत सरकार ने उसको हाथों हाथ लिया और भारत सरकार ने इफ्को के माध्यम से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो उस व्यक्ति ने भारत सरकार से कुछ भी नहीं लिया है और ये जो है फ्री में पेटेंट दिया भारत सरकार को। तो ये इसके पीछे तो एक कहानी है एक्चुअली, ठीक है ना। तो बहुत जोरदार चीज है भाई, आपको ध्यान रखनी है। वीरू कह रहे हैं कि थैंक यू सर फॉर योर लवली सेशन, दैट विल श्योरली हेल्प अस। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। तो ये यूरिया का एक विकल्प है। कौन सी यूरिया का, पारंपरिक यूरिया का, कट्टे वाली यूरिया का, ठीक है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है, ये भी जोड़ देना भाई, है ना, बड़ा प्रभाव पड़ता है इनसे, ठीक है। और ये जलवायु परिवर्तन में प्रदूषण का एक उपयोगी समाधान है। अब देखिए आपने सिर्फ एक बात लिखी, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, तो इनसे सारी चीजें आ गई, अलग से कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। एक एक शब्द में एक एक तगड़ी तगड़ी कहानी है, ठीक है ना। तो ये बात लिख के आना भाई। चलिए
जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी विषैले पदार्थ की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक बढ़ती चली जाती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए ये फसल है, इसको खाया किसी कीड़े ने, है ना, उस कीड़े को खाया मान लीजिए किसी दूसरे बड़े जानवर ने, उस जानवर को किसी और मान लीजिए बाज ने खाया, तो यहां से एक विषैला पदार्थ निकला और यहां तक पहुंचा, तो यहां पर विषैले पदार्थ की जो मात्रा है वो मान लो 1 नैनोग्राम है मान लीजिए, तो वो यहाँ 10 नैनोग्राम हो जाएगी और यहाँ पे 100 नैनोग्राम हो जाएगी, तो वो लगातार बढ़ती जाती है। इसी चीज का नाम क्या है? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये फूड चेन में अब 3 स्तरों की हमने बात की, उसमें हर जगह इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। अब इसका एक अच्छा उदाहरण डीडीटी है। डीडीटी जो पेस्टिसाइड है उसको इसके एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है, तो याद रखना। ये चक्रीय व अचक्रीय यौगिकों को समझाइए। चक्रीय यौगिक संवर्त श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं वो चक्रीय यौगिक कहलाते हैं भाई। जैसे बेंजीन इसका उदाहरण है ना, इनको साइक्लिक व एरोमेटिक में विभाजित किया जाता है, आपको पता होगा। ये अचक्रीय जो विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, इनमें अंतर पूछ सकते हैं दोनों में, ठीक है ना। और ये क्या होंगे आपकी, ये वलय नहीं बनाते हैं। और इस तरह जैसे पेंटेन इसका उदाहरण हो सकता है, एथेन इसका उदाहरण हो सकता है, ब्यूटेन इसका उदाहरण हो सकता है। तो ये सारे क्या अचक्रीय प्रकार के, ये चक्कर बनाते हैं, ये चक्कर नहीं बनाते। जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, इस तरह होती है, ठीक है, तो ये चक्कर, और हर जगह कार्बन है, ठीक है। वैसे यहां पर सारे कार्बन ऐसे व्यवस्थित हैं, तो इतना ही अंतर है, ठीक है भाई। अगला देखिए, हीरा व ग्रेफाइट में 2 अंतर। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है, आपको पता है। हीरा क्या है भाई? कार्बन का एक अपरूप, तुलनात्मक रूप से अत्यंत कठोर। हीरा कठोर होता है किसकी तुलना में? ग्रेफाइट की तुलना में, जबकि यह मुलायम व परतदार होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है भाई? मुलायम व परतदार। देखिए ये ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, एक ही चीज के अपरूप, एक ही चीज के भिन्न भिन्न रूप। ये इसका गुण क्या है? उष्मा का भी कुचालक है, विद्युत का भी। और इधर देखो, इनसे मिलिए, ये क्या कह रहे हैं? विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं, एक ही चीज के 2 रूप, ठीक है। तो ये अंतर है भाई। जब भी कोई कुचालक हो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, याद रखो हमेशा, इनमें क्या नहीं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं। और जब भी कोई चीज सुचालक हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और बहुत अच्छा सुचालक हो तो उसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बहुत बुरा कुचालक हो तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, कार्बन के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। क्रिस्टलीय अपरूप मैंने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रेफिन आपको बताया था। अक्रिस्टलीय अपरूप देखो, काजल, कोयला, चारकोल। अरे सुनो, आपने सब ने घर में माँ को काजल बनाते देखा है कि नहीं? एक सरसों के तेल का जलता हुआ दिया और उस पे रोटी बनाने का तवे से ढक देते थे, ये देखा है प्रोसेस। और उसके बाद तवे की आंतरिक दीवार पर काजल के बहुत सारे ऐसे पिरामिड से बन जाते थे। वो सोचो, नैनो कण है, वो नैनो कण माँ बना देती थी नैनो कण, और अब सरकार से नहीं बनते, सोचो। तो ये क्या कमाल है ना। तो याद रखना, अक्रिस्टलीय अपरूप कोयला, चारकोल, काजल, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रेफिन, ये आपके क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। ये आपका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है ना, स्वतः विखंडन, ये वही है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी को ही कहते हैं, वही अल्फा बीटा गामा वही निकलता है, ठीक है। रबड़ के वल्कनीकरण से आप क्या समझते हो? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है ना 5 नंबर में। एक्चुअली क्या है, प्राकृतिक रबड़ जो है पौधों के लेटेक्स से बनता है, आपको पता ही है। और इसको क्या कहते हैं? आइसोप्रीन। इसे क्या कहते हैं भाई? आइसोप्रीन, ठीक है ना। पर यह कैसा होता है? यह होता है भंगुर, कम मजबूत और कम प्रत्यास्थ। जब ये गुण है तो आपके काम क्या आएगा? ऐसा रबड़ कोई काम नहीं आएगा। तो इन गुणों को, भंगुरता को हटाने के लिए, कम मजबूत को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और कम प्रत्यास्थ को ज्यादा प्रत्यास्थ बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या करेंगे? इस पर हम इसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? सल्फर के साथ गर्म करते हैं। तो ये बन जाता है भी वल्कनीकृत रबड़, जिसमें सारे गुण आ जाते हैं। आपके टायर वायर इसी से बनते हैं, ठीक है। हाँ रुद्र, आप सही कह रहे हो, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सुचालक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, वल्कनीकरण इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, उत्प्रेरकों के प्रकार बताइए।
उत्प्रेरकों की डेफिनेशन तो हमने देख ली है। इसके 4 प्रकार होते हैं। एक है पहला धनात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, धनात्मक, सिंपल सा फंडा, ठीक है। उदाहरण क्या है, हेबर विधि में अभिक्रिया का वेग बढ़ता ही है, तो वही आयरन और मोलिब्डेनम याद कर लो भाई। मोलिब्डेनम तो उत्प्रेरक वर्धक है, मूल उत्प्रेरक आपका आयरन है, याद रहेगा क्या। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वो क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और ये क्या है, अभिक्रिया के वेग को मंद करते हैं, लिखा हुआ है। जैसे कि H2O2 एक क्या है, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए H2O2, ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। एक है स्वयं उत्प्रेरक, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें या तो हानिकारक या उत्पाद ही खुद ही उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं में इन्हें स्वयं उत्प्रेरक कहते हैं। इसका उदाहरण एसिटिक एसिड व एथिल अल्कोहल है, ठीक है, ये स्वयं ही उत्प्रेरक का काम कर देते हैं। अगला है जैव उत्प्रेरक, ठीक है ना। जैव उत्प्रेरक हमारे शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं ना, वो भी उत्प्रेरक है। पाचन के दौरान जितने एंजाइम भाग लेते हैं वो जैव उत्प्रेरक है भाई, ठीक है। उदाहरण जैसे माल्टेज, सेलुलेज, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है। सेलुलोज मनुष्य में पाया नहीं जाता है, ये जानवरों में पाया जाता है, क्योंकि घास वगैरह को वही खाते हैं। ये आप में पाया जाता या हम सब में पाया जाता तो हम भी घास खा रहे होते, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, 4 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, ऋणात्मक, स्वयं उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक, 4 प्रकार है। संक्षारण क्या है, इसके प्रकार बताइए। संक्षारण क्या है, देखो भाई, ये एक प्रक्रिया है जिसमें धातु को नमी वाले वातावरण में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर ऑक्साइडों व लवणों की एक परत बन जाती है। लोहे पे जंग लगना इसका उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग होना संक्षारण का एक बहुत उत्तम उदाहरण है, ठीक है ना बच्चों। तो यह लिखा हुआ भी है, लोहे पर जंग लगना। इसके 2 प्रकार, एक रासायनिक संक्षारण और एक विद्युत संक्षारण, ठीक है ना। एक को हम शुष्क संक्षारण कहते हैं, दूसरे को नम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जल अनुपस्थित होता है और धातु वातावरणीय गैसों जैसे H2 और HCl आदि से क्रिया करती है। और नम संसारण में क्या होता है, इसमें अनिवार्य रूप से जल की उपस्थिति होती है, ठीक है, इसीलिए इसे नम संसारण भी कहा जाता है। तो 2 प्रकार का है भाई, ये भी देख लेना। साबुन व अपमार्जक में अंतर, पहले भी 2 अंतर देखे थे, ये 5 देख लो, सिर्फ इसको याद कर लेना, वो अपने आप हो जाएगा। देखो, साबुन क्या होते हैं भाई, उच्च वसीय अम्ल, क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण, बताया था यही बात। और ये सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। कठोर जल के साथ झाग नहीं देते साबुन, जबकि ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। इनका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। जितने भी साबुन, नहाने का साबुन या दूसरे सोप आते, सब कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। और कई बार क्षार की मात्रा ज्यादा होती है ना, जिसको सोडा बोलते हैं, ये दुकानदार वगैरह क्या बोले, सोडे की मात्रा ज्यादा है, कास्ट की मात्रा ज्यादा है, ऐसे बोल देते हैं। तो वो क्षार ज्यादा होता है ना, तो आपको वो साबुन खराब करने लगती है, एलर्जी होने लगती है कई बार। इसलिए ना सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जबकि इसका विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। कौन, अपमार्जक उदासीन होता है भाई। साबुन आर्द्रता की मात्रा, साबुन में आर्द्रता की मात्रा कम होती है, पानी कम होता है, जबकि अपमार्जक में तुलनात्मक रूप से ज्यादा मात्रा होती है। नदी जल को कम प्रदूषित करता है, कौन, साबुन। सुभाष छिंपा, इनकलाब जिंदाबाद सर। हाँ भाई, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। और ये नदी जल को प्रदूषित नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों, ये करता है, अपमार्जक करता है, साबुन नहीं करता। ये पहले भी बताया था ना मैंने, एक बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। साबुन जो है पर्यावरण के हिसाब से ठीक है, उपयोग के हिसाब से कमजोर है, और ये जो है उपयोग के हिसाब से ठीक है, पर्यावरण के हिसाब से कमजोर है, ठीक है ना। अगला देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल व उसकी सीमाएं। अब यहां सिर्फ ये एक उदाहरण है, ऐसे किसी भी मॉडल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे मॉडल अच्छे से तैयार कर लेना, आप अभी से बता रहा हूं मैं, हो सकता है मॉडल से भी क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, ठीक है। तो देखिए, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित ठोस होता है, ऐसा ठोस होता है। तरबूज देखा है किसी ने, तरबूज तो सबने ही देखा होगा, उसमें बीज होते हैं। लड्डू देखा है, जिसमें कलरफुल बूंदी भी होती है कई बार, वैसी चीजें, वैसा परमाणु का मॉडल बताया था। उन्होंने कहा कि तरबूज और लड्डू जैसा होता है परमाणु, ठीक है। तो उनका धनावेशित ठोस होता है, तरह ऋणावेशों के रूप में, है ना, ऋणावेशों के कारण उदासीन होता है। जितने धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, इसलिए वो उदासीन होता है। इसे प्लम पुडिंग भी कहा जाता है। मतलब वो चूंकि वेस्टर्न दुनिया से थे तो उन्होंने प्लम पुडिंग बोल दिया उस मॉडल को, ठीक है। आमतौर पे वो हमारे भारतीय संदर्भ में देखें तो कैसा होगा, तरबूज के जैसा होगा, लड्डू के जैसा होगा, ठीक है ना। ये त्रिज्या 10 टू माइनस, है ना, 10 टू पावर -10 बताई उन्होंने, ठीक है। अब इसकी सीमाएं क्या थी, परमाणु के स्थानों की व्याख्या नहीं करता,
ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं करता है। नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताता। तो कुछ बातें हैं जो इसने नहीं बताई, इसलिए ये इसकी कमियां मानी जाती है। ठीक है, बीरडोमैन, सरकारी प्रयासों के कारण राजस्थान बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है और अपनी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार ला रहा है। कथन को सरकार की योजनाओं और अभियानों से समझाइए। वाह भाई, क्या बात है। ऐसे भी देखो, आपके जो साथी हैं वो आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं कि इनको ऐसे तैयार कर लीजिए। इसके अलावा ये जो थॉमसन वाले में रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या भी नहीं कर सकता था और भी कुछ इसमें कमियां थी। ठीक है, अगला देख, विभिन्न क्वांटम संख्याओं का वर्णन कीजिए। 4 क्वांटम संख्याएं होती है भाई। एक आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, एक द्विघाषी क्वांटम संख्या जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं, एक चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक चक्रण क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है, देखिए एक्चुअली ये क्या होती है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व उन्हें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने हेतु क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए और उसकी स्थिति बताने के लिए आपको क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कैसे। देखो भाई, राजस्थान को बीमारू राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर कुछ सामाजिक मानक, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित मानक और कुछ आर्थिक मानकों में राजस्थान भारत के स्तर पर कमजोर प्रदर्शन कर रहा था। ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी योजनाओं में, अब आपने स्पेसिफिकली स्वास्थ्य की बात की है, तो राजस्थान में चाहे बाल मृत्यु दर हो, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, चाहे जो जनसंख्या के मामला हो, उन सब में सुधार किया सारे मानकों में। तो ऐसी चीजें आप देखे इसका वर्णन कर सकते हो। ठीक है, सरकार की योजनाएं बता सकते हो। ठीक है, आप चिरंजीवी योजना का जिक्र कर सकते हो, आयुष्मान भारत योजना का जिक्र कर सकते हो क्योंकि अब वो राजस्थान में भी लागू है। ठीक है, और भी स्वास्थ्य को लेकर जितने भी प्रयास किए हैं सरकार ने, वो सारी योजनाएं आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सरकारी प्रयासों से राजस्थान वर्तमान में बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना, तो ऐसे लिखना होगा। ठीक है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और ऊर्जा का ज्ञान कराता है। क्या करता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और ऊर्जा का ज्ञान। आपका द्विघाषी क्वांटम संख्या ये क्या है, कक्षकों की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का ज्ञान करती है भाई। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के तल का विन्यास ज्ञात करती है, जबकि चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। तो ये याद रखना। देखो, हेल्थ और डेवलपमेंट दोनों ही लिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण की स्कीम भी आप इसमें लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीजें, आप आंगनबाड़ी का जिक्र कर सकते हो इसमें। ठीक है, हेल्थ से संबंधित स्कीम भी लिख सकते हो आप। ऐसा कि रोड बनाने वाली चीज ऐसी नहीं लिखनी है बस। ठीक है ना, ऐसी योजनाएं मत लिखो जो डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है ना, आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर लिख सकते हो, चिकित्सा और देखो 2 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक तो आर्थिक और एक सामाजिक। आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो जैसे सागरमाला, भारतमाला, सड़कें, बंदरगाह, ऐसी चीजें। एक होता है सामाजिक अवसंरचना। सामाजिक अवसंरचना में आपके स्कूल आते हैं, आपके हॉस्पिटल्स आते हैं। तो स्कूल और हॉस्पिटल तो डायरेक्ट जो बीमारू राज्य वाली बातों से जुड़े हुए थे, तो अब आप एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं इसमें लिख सकते हो। ठीक है ना, इंग्लिश स्कूल जो है सरकार के, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे विवेकानंद हो, वो लिख सकते हो। ठीक है, एजुकेशन में सरकार के जो प्रयास है वो सारा लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं, झाग पलवन विधि को समझाइए। पूछ सकते हैं भाई 5 नंबर में। सांद्रण की विधि है, अयस्क में सांद्रण की विधि है। ये सल्फाइड अयस्कों हेतु उपयोगी है, लेड, जिंक, तांबा, चांदी। ठीक है ना, ये सांद्रण की एक विधि है। इस सिद्धांत पर है ना, सल्फाइड अयस्क तेल में विलय होता है। सल्फाइड अयस्क किस में विलय होता है भाई, तेल में। तेल भी कौन सा इस्तेमाल होता है इसमें, तारपीन का तेल। ठीक है, अभी एक डायग्राम है आगे, ये इसका डिस्कस करेंगे अपन अभी। ठीक है, देखिए, जबकि सिलिकेट की अशुद्धियां पानी में विलय होती है, सिलिकेट तो पानी में रह जाता है और जो सल्फाइड अयस्क है वो तेल में आ जाता है। उसके बाद इसमें बहुत तेज गति से वायु प्रवाह किया जाता है जिससे इसमें झाग बन जाते हैं। जैसे घर में घी बनाने के लिए नहीं करते, जिसको अपने राजस्थान में बिलोना कहते हैं, वैसा झाग बन जाएगा। और जैसे ऊपर घी आता है ना, वैसे ही बन के क्या आ जाता है, अयस्क आ जाता है। और नीचे जो है जैसे छाछ बचती है वैसे मिट्टी बच जाती है इसमें, जल में। ठीक है,
पातर के पेंदे में अशुद्धियां रह जाती है। ठीक है, इस प्रकार एस की युक्त झाग को अलग कर लिया जाता है। इसी को झाग पलवन विधि कहते हैं। ये देखिए यहां पर ये पानी में मिट्टी है, अशुद्धियां हैं, ये वायु प्रवाह है, इससे विलोडित हो गई चीजें, और तारपीन का तेल था, इससे ये एस्क ऊपर आ गया। इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, एस्क का सांद्रण हो गया। पहले तो पूरे में मिला हुआ था तो इसमें आपको पता नहीं है ना, सारी चीजें घुली हुई थी। अब आपने अशुद्धियां हटाकर इसको सांद्रित कर लिया है, जो शुद्धिकरण में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, बिल्कुल रुद्र सल्फाइड की अशुद्धियां दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आया हुआ भी है, फिर आ सकता है। ठीक है, इनमें से एक सिंगल को भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए पेट की अम्लता को दूर करने में इस्तेमाल होता है एंटासिड के रूप में। जब आपके शरीर में HCl की मात्रा बढ़ती है ना, तो आप क्षार लेते हो, चाहे इनो लेते हो, या इन सब चीजों से आपको क्षार ही मिलता है, जो कि अम्ल को न्यूट्रल कर देता है और आपको आराम मिल जाता है, डकार आने लगती है। आप डाइजिन की गोलियां लेते हो, है, हालांकि HCl की ज्यादा मात्रा शरीर में अल्सर भी बना सकती है, इसलिए डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। वैसे तो है ना, डॉक्टर से संपर्क करो यदि आपको डाइजेशन में इश्यू है ना, क्योंकि वो घातक अल्सर भी बना सकता है। ठीक है, तो देखिए पेट की अम्लता दूर कर सकते हो आप किससे, पीएच से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना, इससे ही बनाए जाते हैं आपके क्या, एंटासिड। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा लाल चींटी बिच्छू, ठीक है, जहरीले कीड़ों के काटने से होने वाली जलन का इलाज भी आप क्षार के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि उनके डंक में अम्ल होता है, कौन सा, फार्मिक अम्ल। ठीक है ना, बिच्छू वगैरह और ये जितने भी जहरीले कीड़े हैं ना, इससे फार्मिक अमल होता है, जिससे जलन होती है। लाल चींटी आपको काटती है तो बहुत भयानक जलन होती है, लेकिन जैसे ही आप उस पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं तो आराम मिलता है कि नहीं, बताओ। अब टूथपेस्ट में लगाने से लोग कई बार मजाक समझते हैं कि ऐसा क्यों किया, जबकि उसमें क्षार है भाई। टूथपेस्ट जब आपके मुंह की अम्लता को खत्म कर सकता है, तो वहां की अम्लता खत्म क्यों नहीं करेगा। तो घरेलू उपचार है, लगाइए टूथपेस्ट। अब जैसे अपने यहाँ वो येलो वाला कीड़ा होता है जिसको टांटिया बोलते हैं, वो जब काटता है राजस्थान में, तो उस पर टूथपेस्ट लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमल ही तो गया है और क्षार उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है ना। यूपीएससी वाले 2.0 पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम टाइम पर स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। देखो, स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भैया एक तो नींद पूरी लो, दूसरा पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए, नींद पूरी लीजिए। इन 2 चीजों से आपका शरीर आपकी हेल्प करता है खुद ही। आपके शरीर में 70% जो आपका शरीर का वजन है वो तो पानी है। इसका मतलब आपके शरीर में हर क्रियाविधि किससे चल रही है, पानी से। तो पानी की मात्रा को कम मत होने दो, नंबर 1। दूसरा, नींद लीजिए। ये 2 करने से आपका शरीर आपकी हेल्प करेगा खुद ही। आप ऊर्जावान बने रहेंगे, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव सोचिए भी, जानबूझ के पॉजिटिव सोचिए कि मैं अपनी मेहनत पूरी कर चुका हूं और करता ही जा रहा हूं। ठीक है ना, और मेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं बढ़िया परफॉर्मेंस करके आऊंगा। और मार्केट का जो एक्स्ट्रा मैटर वो देखना बंद कर दो। अब आपके पास जो उपलब्ध मैटर है वो ही पढ़ना है, बहुत इधर उधर झांकना बंद कर दीजिए। ठीक है ना, और एक ही मैटर को बार बार पढ़िए, एक ही मैटर को बार बार पढ़िए, नई नई चीजों को मत देखिए, नहीं तो आप ये कहोगे ये भी छूट गया मेरा, वो भी छूट गया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आपने तैयारी किया ना वो बेस्ट तैयारी है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। इन चीजों को सोचिए। देखो, सिविल सेवाओं के एस्पिरेंट पॉजिटिव होते हैं, मैं तो सिंपल चीज ये जानता हूं, और यदि आप नेगेटिव होते जाते हो तो आप सिविल सेवा के एस्पिरेंट हो ही नहीं, है ना। सिविल सेवा के एस्पिरेंट होकर नेगेटिव सोचना तो एक मतलब एक तरीके से अपनी खुद की बेइज्जती होती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत रहिए। ठीक है, नींद पूरी कीजिए, पानी पीजिए, और लगातार कीवर्ड बना के पढ़िए। ठीक है ना, और अपने दिन को ऐसा बनाइए क्रिएटिव कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको उपयोग कर सकें। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप चीजें पढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकें, फिर आपका टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहना है भाई। ठीक है, आगे देखिए। तो अब अगला है, दंत क्षय होना मुंह में निर्मित अम्लीय वातावरण के कारण है, तो टूथपेस्ट के माध्यम से इसकी अम्लता ही कम होती है, तो दंत क्षय ये भी। मृदा की अम्लता को भी जो है क्षार के माध्यम से कम किया जाता है। अम्ल वर्षा का कारण भी जो है पीएच होती है, तो ये दैनिक जीवन में पीएच के बारे में है भाई। ठीक है, नहीं मत दीजिए, अब टेस्ट वगैरह सब बंद कर दो रुद्र, अब टेस्ट वगैरह सब बंद कर दीजिए, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ मत करिए आप, सब फालतू का मामला है। आप कुछ मत करिए, आपकी तैयारी हो चुकी है, अब उसको रिवाइज करो बस। जो आपने तैयार किया है उसको रिवाइज करते रहिए, एक ही सोर्स से पढ़िए बस। ठीक है, इधर उधर कुछ मत। और बिल्कुल अब इतने दिनों में आपकी परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर हो गई होगी भाई। ठीक है ना, इतने दिनों में जितना आपने सीखना था सीख लिया है, अब अलग से कुछ नहीं सीखा जा सकता है। जो पढ़ा हुआ है उसी को और मजबूत करिए।
ठीक है ना। आप अब जो है नया घर नहीं बना सकते, बने हुए घर पे नया माला तो जरूर बना सकते हो, वो भी आधा अधूरा। तो ऐसा काम क्यों करना, है ना। अपना जो बना बनाया घर है उसी में ही टीप लिपाई करो भैया, प्लास्टर चढ़ाओ ताकि वो अच्छा बने, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मेरा सुझाव तो यही है मित्रों। चलिए एक्वारेजिया, उसके उपयोग लिखिए। एक्वारेजिया एक बार पूछा भी जा चुका है, इस बार इसके उपयोग भी पूछ सकते हैं। और एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया कुछ नहीं होता है भाई, HNO3 प्लस HCl का मिश्रण है, और वो भी कंसंट्रेट HCl व H2SO4 आपका क्या HNO3 का मिश्रण होता है। और इसका एक विशेष अनुपात है, 3 अनुपात तो होते हैं HCl के और 1 अनुपात होता है HNO3 का। इसी को एक्वारेजिया, अम्लराज या रॉयल वाटर कहते हैं, ठीक है ना। ये सोना चांदी प्लेटिनम को घोल देता है, इसकी खासियत है, देखिए, ठीक है ना। सोने को AU ऐसे लिखा जाएगा भाई, AU, है ना। प्लेटिनम और जो है इन सबको घोल देता है, ये इसके उपयोग है। तो एक्वारेजिया एक बार पूछा गया है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया उपयोग पूछ सकते हैं, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया और उपयोग पूछा जा सकता है। तो ये खाद्य परिरक्षण की एक विधि है। पहली बात तो ये लिखनी है आपको कि पाश्चुरीकरण क्या है भाई, खाद्य परिरक्षण। उच्च तापमान का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को, विशेषकर दूध आदि का परिरक्षण किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण का इस्तेमाल दूध के परिरक्षण में होता है। आपके जयपुर में जब ये गाड़ियां निकलती है सर्स वाली, तो पाश्चुरीकृत दूध ऐसा पढ़ा होगा आपने, वो यही प्रोसेस है। अब ये 2 प्रकार का है, स्थायी पाश्चुरीकरण और त्वरित पाश्चुरीकरण, ठीक है। तो स्थायी में क्या करते हैं, पेय पदार्थों को लगभग 79.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 90.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 से 5 मिनट तक गर्म करते हैं, ठीक है। तो दूध का पाश्चुरीकरण ऐसे होता है। दूसरा त्वरित पाश्चुरीकरण, इसमें पाश्चुरीकरण तापक्रम को अत्यंत कम करने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है 1 मिनट तक, ठीक है। उदाहरण जैसे फलों के रस को स्टोर करना हो तो उसमें यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रकृति मित्र व्यवस्था है ये, है ना, पर्यावरण हितैषी व्यवस्था है। देखिए ये एक अवधारणा है, ये क्या है, एक अवधारणा जो सरल व पर्यावरण हितैषी है। इसमें आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति में पीड़कों की जनसंख्या पर होने वाले प्रभाव व पर्यावरण को होने वाली हानि का आकलन करके कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। देखो आपकी जमीन में आपके मित्र कीट भी होते हैं और दुश्मन कीट भी होते हैं, लेकिन जब आप अंधाधुंध तरीके से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो आपके दुश्मन कीट के साथ आपका मित्र कीट भी मारा जाता है, जिसको कि आपको फायदा ही फायदा देना था जमीन में। तो उस मित्र कीट को भी बचाना है और उर्वरक की जरूरी गैर जरूरी मात्रा भी नहीं डालनी है। तो इसी का नाम ही एकीकृत कीट प्रबंधन, आपका जो कीटनाशक प्रबंधन है, ठीक है ना। अब इसके फायदे क्या होंगे, फसलों को कम हानि होगी, किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा, ठीक है ना। अब भारत में कृषि नुकसान का सौदा है, आपको सबको पता है। हमारे यहाँ इनपुट तो ज्यादा महंगे हैं, आउटपुट कम मिलता है, लेकिन किसान को ये फील नहीं होता, क्योंकि जो उसके इनपुट्स होते हैं वो तो टुकड़ों में लगते हैं, कभी 500 लगे कभी 1000 लगे, तो उसे पता ही नहीं चलता कितना खर्चा आया। और आउटपुट जो है एक साथ मिलता है, 5 क्विंटल या 10 क्विंटल 20 क्विंटल कुछ हुआ, आपने बेच दिया, एक साथ पैसा आया, तो आपको लगा मुझे कमाई हुई। असल में किसानी तो घाटा ही घाटा है ना। तो आप इन चीजों को देख कुछ पैसा बचा सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कीटनाशकों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। एक यही ध्यान रखिए आप, पर्यावरण हितैषी है, पीड़कों के हानिकारक स्तरों से नीचे रखना है। इसकी जो रणनीति में किसानों की सहभागिता भी होती है, इसमें किसानों के भी जो है इनपुट लिए जाते हैं। तो ये आपका एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन है। ट्राइकोडर्मा पर टिप्पणी लिखिए, ट्राइकोडर्मा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ट्राइकोडर्मा एक कवक है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, ट्राइकोडर्मा एक कवक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें पाए जाने वाले कवकनाशी गुण है। ये खुद ही कवक है और कवकों को ही नष्ट करता है। ये क्या करता है, खुद ही कवक है और कवकों को ही नष्ट करता है, इसलिए इसको क्या भी ट्राइकोडर्मा का उपयोग है जैव कवकनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। और जैविक खेती में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये याद रखिएगा। रखिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है ना भी। पर्यावरण को ध्यान में रखकर ये एक पर्यावरण हितैषी तकनीक है। ट्राइकोडर्मा जो है क्या है भाई, जैव कीटनाशी। डीडीटी क्या है, इसका पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। डीडीटी क्या है भाई, ऑर्गेनोक्लोरो प्रकार का एक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फो, ऑर्गेनोक्लोरो, कार्बामेट, कई तरह के पेस्टिसाइड होते हैं, उसमें से डीडीटी जो है किस तरह का, ऑर्गेनोक्लोरो, ठीक है। अब इसका पूर्ण डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो जो है, डाइक्लोरो और एक मिनट भाई ये नाम जो है गलत हो गया है, एथेन,
ये मैं सही करवा दूंगा भाई, है ना। ये नाम जो है यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, ये मैं सही करवा के पीडीएफ में डलवा दूंगा, ठीक है। पूरा नाम तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव देखिए, पर्यावरण पर इसका प्रभाव अत्यंत विषैला होता है। यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके बहुत अधिक हानि पहुंचाता है, क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। शरीर में इसका उत्सर्जन, शरीर से इसका उत्सर्जन भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी वसा है उसमें जमा हो जाता है, वसा में जमा हो जाता है। इस प्रकार डीडीटी एक क्या होता है भी, ये बायोमैग्निफिकेशन का पार्ट बन जाता है। जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे ना, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, ठीक है, वो करता है। गामा 6 को विस्तार से समझाइए, ये सवाल पूछा था भाई इस तरह का एक पिछली बार। अब देखिए, गामा किरणें उदासीन होती है, तो इनके 6 होने से जो तत्व पे कोई नुकसान नहीं होता। गामा किरणों से कोई जो है तत्व में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ये उदासीन किरणें हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर ये कोई तत्व है, ये उसका एटॉमिक मास है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, और इससे एक गामा 6 हुआ, तो जो आपका यही पोजीशन वापस आ जाएगी, ठीक है। तो कोई जो है अंतर नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला अपन देख लेते हैं, इसमें ना परमाणु क्रमांक बदलता है, ना द्रव्यमान संख्या बदलती है, जबकि बीटा और अल्फा में ये चेंजेज होते हैं, इसलिए ये सवाल पूछा भी गया था। देखिए, बीटा 6 को विस्तार से समझाइए, ये आपको समझना है अच्छे से। बीटा 6 में क्या होता है भाई, ये देखिए, एक जो है आपका क्या होगा, परमाणु क्रमांक जो है कम हो जाएगा, जबकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है बीटा 6 में, तो आपका क्या है, परमाणु क्रमांक बदलते ही आवर्त सारणी में आपकी लोकेशन बदल जाती है, आपका स्थान बदल जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण है, रेडियम का एक्टिनियम बन जाता है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान से देख लेना आप लोग, बीटा 6 को भी। इसी तरीके से अल्फा 6, अल्फा 6 में क्या होता है, अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण, ये तो इसके द्रव्यमान संख्या में 4 की वृद्धि होती है, और यहां परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब जैसे मतलब वृद्धि क्या, कमी होती है, क्योंकि बाहर निकलता है ना तत्व से। तो जैसे यदि यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण आउट हो जाएगा, तो इससे क्या, थोरियम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 92 की जगह 90 हो जाएगा, तो 90 पे तो थोरियम बैठा है आवर्त सारणी में, ठीक है। और यहाँ 238 था, तो वहां 4 माइनस हो गए, ये ऊपर वाला, तो यहाँ 234 बच जाता है। तो इस तरह से नए तत्व बन जाते हैं। तो ये तीनों ही आपको याद रखने, यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है अल्फा बीटा गामा की। फिर से देख लीजिए, गामा में कोई चेंज नहीं, और आपका बीटा में क्या होगा, एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, जबकि अल्फा में क्या होगा, परमाणु क्रमांक 2 माइनस हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या भी 4 माइनस हो जाएगी। बस इतना याद रखना है, उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है। धातु क्रम को विस्तार से समझाइए, धातु क्रम की पूरी प्रक्रिया दी हुई है भाई, ठीक है। देखिए, धातु क्रम के ये चरण है, 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला अयस्क को तोड़ना या पीटना। इस चरण में अयस्क को उचित विलायक जैसे पानी आदि में घोलने के लिए चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। पहला चरण ये है। दूसरा चरण है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण की 4 विधियां मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन से भाई, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, और आपका झाग पलवन विधि, और रासायनिक विधि, ठीक है। फिर धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु के निष्कर्षण के लिए भर्जन और निस्तापन भी हम पढ़ चुके हैं, वो यहां आएगा। और लास्ट में धातु शोधन। तो ये 4 चरण है जो आपको पढ़ने हैं। एक अगला क्वेश्चन है भी, मधुरक क्या है, इसके प्रकारों को विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है ना। मधुरक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, ये सबसे पहले बताना है आपको। स्वाद में मीठे होते हैं, तो चीनी के अतिरिक्त मीठे के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, मधुरक कहलाते हैं। 2 प्रकार के, एक पदार्थ प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम मधुरक। ये उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं अलग से आपको, है ना। कृत्रिम मधुरक और प्राकृतिक मधुरक के उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिटेल भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो प्राकृतिक मधुरक देखिए, ये कम कैलोरी वाले होते हैं, इनका कैलोरी मान बहुत कम होता है ना। फ्रक्टोज इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है भाई, ऐसे पदार्थ जो हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो उसके मॉडरेट रखते हैं, वो मीडियम वाले होते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते, वो लो वाले होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर, ठीक है। तो शर्करा के स्तर में ज्यादा बदलाव आता नहीं है इसमें। तो ये प्राकृतिक मधुरक हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है।
कृत्रिम मधुरक की बात करेंगे, ये मानव की आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला में व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। इनका एग्जाम्पल जैसे सैकरीन, एलिटेम, सुक्रोलोज, ये याद कर लेना भाई, ये जो है कृत्रिम मधुरक के उदाहरण हैं। इसके बाद उर्वरक से आप क्या समझते हो, प्रमुख उर्वरकों का वर्गीकरण बताइए। तो सबसे पहले उर्वरक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से देखते हैं। उर्वरक विशेष रूप से तैयार किए गए सांद्रित अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, सांद्रित अकार्बनिक पदार्थ, ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है। किसके बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में। ये पौधे, फसलों व योजक पदार्थ प्रदान करते हैं, ठीक है, मृदा को उर्वर बनाते हैं, तो इन्हें उर्वरक है ना। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सांद्रित अकार्बनिक होते हैं और मृदा को उर्वर बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उर्वरक। इसका एक सामान्य उदाहरण एनपीके, जिसका आपको 4:1 के रेशियो में उपयोग करना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, जिसे हम पोटास कहते हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब उर्वरकों को 3 भागों में बांटा जाता है भाई। अगला है पहला है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ठीक है, और दूसरा है फास्फेट युक्त और तीसरा है पोटेशियम युक्त। 3 इसके प्रकार हैं। देखिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, इन्हें भी देखिए, इन्हें इनके साथ जुड़े हुए समूह के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। किसको, नाइट्रोजन युक्त को भी। पहला है नाइट्रोजन युक्त नॉर्मल, जिसमें ये समूह जुड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरा है अमोनिया उर्वरक, इसमें भी नाइट्रोजन है अमोनिया में, ठीक है ना, और इसमें अमोनिया समूह जुड़ा रहता है। फिर जो है एमाइड समूह में 2 आएगा यहाँ, तो एमाइड समूह जुड़ा रहता है इनमें। और फिर है आपका लास्ट में नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरक, ठीक है, इनमें नाइट्रेट व अमोनिया दोनों जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार इनको 4 भागों में बांटा जाता है। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगला है आपका पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह यौगिकों के रूप में मिलता है। इन पादपों में पोटास की, यह पादपों में क्या करता है, पोटास की पूर्ति करता है, जो कि पोटेशियम ही होता है। इसके उदाहरण भी पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। फिर आपका फास्फेट युक्त उर्वरक है, तो इनमें P2O5 जो है, मैन होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो है मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय है सुपर फॉस्फेट, ठीक है ना भाई, सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल होता है। ये दोबारा आ गया है ना। ये जो फास्फेट युक्त उर्वरक है ना, ये 3 तरह के होते हैं भाई, ये भी देख लेना आप। एक सिंगल सुपर फास्फेट, एक डबल सुपर फास्फेट, एक ट्रिपल सुपर फास्फेट, ठीक है। तो तीनों का एनपीके, तीनों का वर्णन कर देना है आपको, ठीक है। अगला देखिए, योजक क्या है, इसका वर्गीकरण एवं उपयोग बताइए। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, योजक कहलाते हैं। जैसे फेविकोल, जैसे गोंद, जैसे सीमेंट, ये सारे योजक है, ठीक है, यहाँ लिखा है। अब योजक का वर्गीकरण जहां तक बात है, 2 भाग होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, है ना। कार्बनिक योजक और अकार्बनिक योजक, ठीक है। कार्बनिक मुख्यतः प्राकृतिक योजक होते हैं, स्वतः क्रिया द्वारा चिपकते हैं। तो इसमें गोंद या पॉलीमर्स, इसका कार्बनिक योजक का इस्तेमाल, आप जो आंकड़ा होता है, आंकड़े से जो लेटेक्स निकालते थे अपन, दूध जैसा पदार्थ, वो इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। दूसरा अकार्बनिक योजक, इसमें भी कार्बनिक बहुलक व कृत्रिम योजकों को सम्मिलित किया जाता है। और इन सबको जो है, जैसे इसका एक उदाहरण है सिरेमिक, ठीक है, और जिप्सम, सीमेंट आदि, ठीक है, ये सारे जो है अकार्बनिक योजक का उदाहरण हो जाएंगे। उपयोग क्या है भाई, इनका उपयोग जोड़ने के अलावा खाली स्थानों को भरने के लिए भी किया जाता है। जैसे फेविकोल, आपने दरवाजा बनाया, उसमें कोई छेद है तो बुरादा मिला के और उसको फेविकोल के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो वो भी योजक का एक उपयोग हो गया। भवन निर्माण में सीमेंट का उपयोग, ठीक है ना। कागज पर पोस्टल स्टैंप को चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल, ठीक है। और मूर्तियों, अन्य प्रकार सजावट की वस्तुओं को जोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आटा, सुक्रोज, लैक्टोज आदि का भोजन योजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है ना। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इवन हम तो जब बच्चे थे तो आटे की लेई बना लिया करते थे, ठीक है, उससे ही चीजें चिपकाते थे, तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा औषधि निर्माण में भी प्रयुक्त होते हैं योजक। रॉकेट इंजन में ईंधन, यहाँ ईंधन आएगा, रॉकेट ईंधन में योजक का उपयोग भी किया जाता है। वहां पर भी जो रॉकेट ईंधन होते हैं, इसमें भी योजक का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं भी रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग, ये 10 नंबर में आ सकता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, है ना। रेडियो एक्टिविटी के उपयोग जो है 10 नंबर में आ सकते हैं। तो देखिए पहले देख लेते हैं चिकित्सा विज्ञान में इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, और चिकित्सा विज्ञान में इसके उपयोग 5 नंबर में अलग से भी आ सकता है। तो
अलग से जानकारी दी हुई है काफी। देखिए पहला सोडियम 24, इसका काम क्या है, रक्त परिसंचरण की जांच व क्रियाविधि को जानने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोबाल्ट 60, सबको पता है, गामा रेडिएशन, कैंसर का उपचार, कैंसर की विकिरण थेरेपी में। क्रोमियम 51 रक्त की जांच के लिए, ये तो रक्त परिसंचरण की जांच, और ये केवल रक्त की जांच के लिए, ठीक है। ये आयोडीन जो है ये थायराइड ग्रंथि के लिए 30, ठीक है। फिर फास्फोरस 31 ये चर्म रोगों की जांच के लिए। पारा 203 मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको रेडियो एक्टिव पदार्थों की एक लिस्ट दी गई है। 5 नंबर में यदि आए तो चिकित्सा विज्ञान वाले में आप लिख के आ जाना, ठीक है भाई। पुरातत्व के क्षेत्र में तो ये दूसरा उपयोग हो गया है, ये 10 नंबर के लिए तैयार कर लेना पूरा क्वेश्चन। विभिन्न वस्तुओं की आयु का निर्धारण कार्बन जो है रेडियो एक्टिव कार्बन से किया जाता है ना, से किया जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। धरती की आयु ज्ञात करनी हो तो यूरेनियम या शीशे के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हल्के जो है पिंडों की आयु ज्ञात करनी हो तो C40 का प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो फाइटो रेमेडिएशन किया जाता है, जैसे आलू को कीड़ों से बचाने के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। कृत्रिम वर्षा में AGI का इस्तेमाल होता है ना। उर्वरक के रूप में P31 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ट्रेसर के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है भाई। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो विभिन्न शारीरिक समस्याओं के निदान तकनीक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ट्रेसर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है एक प्रकार का ट्रेसर पदार्थ ही है, तो वहां पर भी इस्तेमाल होता है। ये आप उसमें भी ले जा सकते हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसको लिख सकते हो। ट्रेसर का मतलब लोकेट करने वाले पदार्थ है ना, तो वो भी वहां ले जा सकते हो आप, ठीक है। उद्योग के क्षेत्र में जैसे पेट्रोलियम पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन में यदि रिसाव है तो उस रिसाव का पता लगाने के लिए भी आप रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए अब तापी पाइपलाइन है या कोई और पाइपलाइन है, अब कितनी दूर से भारत में आती है, अब कैसे पता चलेगा लीकेज का है, रेडियो एक्टिव से। गीगर मूलर जो काउंटर होते हैं वो लगे रहते, गीगर मूलर काउंटर छोटा सा बॉक्स होता है वो लगा रहता है, वो पकड़ लेता है रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है। तो जहां भी लीकेज होता है वहां पता चल जाता है कि यहाँ लीकेज है, ठीक है ना। उद्योगों में विभिन्न उत्पादों की शुद्धता ज्ञात करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अनुसंधान में DNA फिंगरप्रिंटिंग में P31 का इस्तेमाल होता है। DNA की उपस्थिति पता लगाने में भी रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये आपकी हो गई केमिस्ट्री